पिछले 4 साल से ना ये क्वेश्चन हर साल आता है। तुम्हें चाहे कोई क्वेश्चन आता हो, लेकिन ये क्वेश्चन तुम्हें आना ही चाहिए। सो हेलो एवरीवन, दिस इज योर गौरव भैया। गाइस, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाले चैप्टर के ऐसे क्वेश्चन कराने वाला हूं जो कि आपके पेपर में पक्का आएंगे ही आएंगे। तुम्हें चाहे इस चैप्टर का कुछ ना आता हो, लेकिन जो क्वेश्चन मैं अभी आपको बताने वाला हूं ना, ये आपको हर हाल में करने ही करने हैं। और मैं आपको एक और चीज बता देता हूं, इस चैनल के ऊपर ऑलरेडी मैं आपको ना एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हो गया, आपका ट्रिग्नोमेट्री, रियल नंबर्स, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इन सभी चैप्टर के जो मोस्ट गारंटीड क्वेश्चन मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड कर चुका हूं। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाले चैप्टर के मोस्ट गारंटीड क्वेश्चन बताने वाला हूं। तो अगर आपको बाकी चैप्टर के गारंटीड क्वेश्चन जानने तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो, बाकी चैप्टर के मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलो यार, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज की वीडियो के अंदर मैं आपको जो क्वेश्चन बताने वाला हूं ना, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, जो आपका फाइनल पेपर आएगा ना, वो सारे के सारे फाइनल पेपर वाले क्वेश्चन इन्हीं क्वेश्चन में से होंगे। तो इस वीडियो को ना चाहे तुम डबल स्पीड पे देखना, ट्रिपल स्पीड पे देखना, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं आपको जितने क्वेश्चन बताऊंगा ये सारे आपको करने हैं, ठीक है। और इस वीडियो को ना रोबोट की तरह मत देखना कि बस ऑन कर दी और देख रहे हो, ठीक है। जल्दी से जाके अपनी रफ नोटबुक और पेन उठा के लेके आओ। जितने भी मैं क्वेश्चन आपको कराऊंगा ये आपको साथ साथ सोल्व करने का ट्राई करना है। चाहे आपसे क्वेश्चन सोल्व हो ना हो वो बाद की बात है, लेकिन आप ट्राई जरूर करोगे, क्योंकि यार ये जो मैथ सब्जेक्ट होता है ना, ये आपका प्रैक्टिस बेस्ड सब्जेक्ट है, समझ रहे हो। जब तक आप अपने हाथ से खुद क्वेश्चन सोल्व नहीं करोगे, चाहे भगवान आके भी तुम्हें मैथ पढ़ा देगा ना, तुम्हें मैथ समझ नहीं आएगा। तो सभी बच्चों को क्या करना है, जितने मैं क्वेश्चन आपको कराऊंगा ना, ये आपको मेरे साथ साथ सोल्व करने हैं। क्लियर एवरीवन? तो चलो यार, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे देवी और सज्जनों ये रहा। मैं आपको ना एक वीडियो का जो फ्लो है ना, वो मैं आपको समझा देता हूं कि ये वीडियो किस तरीके से चलेगी। तो देखो, इस वीडियो के अंदर मैं आपको ना टोटल 10 क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। आपको हर एक क्वेश्चन का आपको कितना नंबर मिलेगा? 1 नंबर मिलेगा, ठीक है। तो टोटल मैं आपको 10 क्वेश्चन कराऊंगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका पहला क्वेश्चन है, ये मैंने आपको दिखा दिया। अब आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है, इस पूरे क्वेश्चन को खुद से एक बार रीड करना है, फिर इस क्वेश्चन को सोल्व करने का ट्राई करना है। और जब आपका क्वेश्चन हो जाए ना, उसके बाद आपको अपना सॉल्यूशन और मेरा सॉल्यूशन मैच करके देखना है। अगर आपका सॉल्यूशन और मेरा सॉल्यूशन सेम है तो आपको अगले क्वेश्चन पे जाना है। और अगर आपका वो पहला क्वेश्चन सही है तो आपको कितने नंबर मिलेंगे? 1 नंबर मिलेगा। फिर आपको सेम तरीके से दूसरा क्वेश्चन सोल्व करना है, फिर अगर आपका दूसरा क्वेश्चन सही है तो फिर से 1 नंबर मिलेगा। तो ऐसे कर करके ना लास्ट में आपके टोटल 10 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो आपको ना लास्ट में मेरे को कमेंट करके बताना है कि भाई आपके 10 में से कितने नंबर आए। अगर आपके 7 क्वेश्चन सही है तो आपके कितने नंबर आएंगे? 7 आउट ऑफ 10, ठीक है। अगर आपके 8 नंबर आए तो 8 मतलब 8 क्वेश्चन करेक्ट है तो 8 नंबर आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपके कितने नंबर आए ये आपको लास्ट में मेरे को कमेंट करके बताना है। क्लियर एवरीवन? और मैं आपको एक और चीज बता देता हूं यार, देखो मैं ना सच्चाई बोलता हूं तो मैं आपको पहले ही सच्चाई आपके सामने मैं पहले ही बता देता हूं आपको, ठीक है। अगर आपके 5 नंबर आते हैं या 5 के आसपास या 5 से कम आते हैं तो यार आपको लिटरली आपको इस चैप्टर में मेहनत करने की जरूरत है। मैं आपको ना झूठे सपने नहीं दिखाऊंगा कि भाई आपके 5 क्वेश्चन सही है, आपको सब कुछ आता है, नहीं भाई। मैं आपको आपकी रियलिटी आपके मुंह पे बताऊंगा कि भाई अगर आपके 5 या 5 से नंबर कम आए हैं ना, तो इसका मतलब आपका ये चैप्टर सच में वीक है, आपको मेहनत करने की जरूरत है। और आपको ना ऐसे डिमोटिवेट नहीं होना कि यार मेरे तो 5 नंबर आए यार। एटलीस्ट आपको आपकी सच्चाई अभी पता चल गई। अगर यही चीज आपको मान लो पेपर के टाइम पता चलती तो उस टाइम तो आप कुछ कर ही नहीं पाते, आपके पास टाइम ही नहीं होता। तो अच्छी बात है ना कि अभी आपको पता चल गया। क्लियर एवरीवन? तो आपके अगर है ना कम नंबर आए तो आपको ऐसे डिमोटिवेट नहीं होना, आपको मेहनत करनी है। अगर आप आज इस लेवल पे हो, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि पूरी लाइफ इसी लेवल पे रहोगे, मेहनत करके यहां पे भी जाओगे ना, राइट। तो आपको ऐसे नहीं सोचना कि मेरे कम नंबर है, आज कम है ना, आगे तो इंप्रूव हो सकते हैं ना। क्लियर एवरीवन? तो अगर आपके 5 या 5 से नंबर कम है तो आपको इस चैप्टर पे लिटरली मेहनत करने की नीड है, ठीक है। अगर आपके 7 या फिर 7-8 के आसपास है तो आप एवरेज लेवल पे हो, ठीक है। आपको इस चैप्टर में मुश्किल वाले क्वेश्चन करने की नीड है। और अगर आपके मान लो 10 में से 10 आ जाते हैं तो मैं आपको एक चीज बताता हूं, इस चैप्टर को करना बंद कर दो। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि यार आज मैंने आपको इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा ना, ये सारे के सारे बहुत ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन है। तो अगर आपको सारे के सारे मुश्किल क्वेश्चन ऑलरेडी आते हैं ना, तो यार एक तरीके से आपने इस चैप्टर में जितनी मेहनत करनी थी वो आप ऑलरेडी कर चुके हो। इसीलिए आपको इस चैप्टर पे और मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यार जितनी मेहनत आपने इस चैप्टर में करनी थी वो आप ऑलरेडी कर चुके हो, ठीक है। तो अगर आपके 10 में से 10 नंबर आ जाए तो क्या करना है, इस चैप्टर को छोड़ दो और जो आपके बाकी वीक चैप्टर है ना उन पे मेहनत करो। क्लियर एवरीवन? समझ में आया? तो चलो यार आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट P ऑन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग A 1,2 एंड B 6,7 सच दैट। यहां पे देखो क्या चीज बोली गई है, ये बहुत जरूरी चीज है। पहले तो देखो एक काम करते हैं, जो कोऑर्डिनेट गिवन है ना उनको लिख लेते हैं।
तो ए कोऑर्डिनेट क्या गिवन है 1,2, ठीक है। दूसरा कोऑर्डिनेट है आपका 6,7, ठीक है। आपको एक कंडीशन दे रखी है दैट एपी इज इक्वल टू 2/5 इंटू ए बी, ये भी मैं लिख लेता हूं, एपी इज इक्वल टू 2/5 इंटू ए बी। गाइज आज है ना थोड़ी मेरी तबीयत डाउन है, मेरे को फीवर है, तो पता नहीं आपको एनर्जी मेरी थोड़ी सी कम लग रही होगी, लेकिन क्वेश्चंस की क्वालिटी काफी बढ़िया है, ठीक है। तो अगर मेरी थोड़ी सी एनर्जी, मैं वैसे तो अपनी तरफ से पूरा एफर्ट मार रहा हूं, लेकिन अगर थोड़ी सी एनर्जी आज मेरी कम लगे तो काम चला लेना, ओके। बाकी जनरली मेरी बाकी वीडियोज में ना एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, तो काम चल जाएगा, ओके। तो ये चीज आपको गिवन है, ये दो कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको ना एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेते हैं। तो एक लाइन सेगमेंट है ए बी, ठीक है, जिसका एक पॉइंट दे रखा है P। यहां पे मैं क्या बोलने वाला था, मिड पॉइंट, मिड पॉइंट नहीं दे रखा है ये, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना कि कब मिड पॉइंट दे रखा है, कब मिड पॉइंट नहीं दे रखा है। तो ये मिड पॉइंट नहीं है, ओके। तो ये एक नॉर्मल पॉइंट है जो ए बी के बीच में है, ये कहीं भी हो सकता है, यहां पे भी हो सकता है, यहां पे भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है, लेकिन ये मिड पॉइंट नहीं है, ठीक है। अब देखो एक कंडीशन गिवन है, ध्यान से देखना, दैट AP इज इक्वल टू 2/5 इंटू ए बी। तो एक काम करो, ये जो 5 है ये डिवाइड में इसको लेके लेफ्ट में ले आओ, तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये जो 5 है ये इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि ये इधर क्या है, इधर ये डिवाइड में है, ठीक है। तो ये 5 ऐसे भी कर सकते हो, या फिर एक काम करो, चलो एक और काम करते हैं, एक काम करते हैं, जो ए बी है ना ये इसके साथ मल्टीप्लाई में इसको ले आते हैं, ठीक है। जो ए बी इसके साथ मल्टीप्लाई में है इसको इधर ले आते हैं, तो ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अब सही है, तो AP बाय ए बी इज इक्वल टू 2/5। तो अब देखो एक चीज नोटिस करो, जो AB है वो किससे मिलके बना है, AP प्लस PB, इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं, समझ रहे हो, तो ये मेरा AB बन जाता है, राइट। ऐसे भी सोच सकते हो, या फिर ऐसे सोचो, जो AP है इससे कंपेयर करो, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कंपेयर करो। तो न्यूमरेटर जो है AP मेरा 2 के इक्वल हो जाएगा, तो ये जो मेरा AP है इतना पार्ट जो है ये मेरा 2 के इक्वल है, ठीक है। और ये जो मेरा AB है यानी कि ये पूरा, ये मेरा 5 है, यहां से लेके ये मेरा 5 है, राइट। तो PB कितना हो जाएगा, अगर ये मेरा पूरा 5 है और इतना मेरा 2 है, तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, समझ रहे हो। तो ये 3 हो जाएगा। क्लियर एवरीवन, यानी कि ये जो सेगमेंट है, ये जो AB है, ये जो पूरी लाइन है, इसका ये जो पॉइंट P है, ये पूरे लाइन को 2:3 की रेशियो में कन्वर्ट डिवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा, बताओ, कर रहा है ना, राइट। पूरा 5 है, इतना पार्ट 2 है, तो ये इतना पार्ट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 - 2 3 हो जाएगा, 2 + 3 पूरा 5 आ गया, समझ रहे हो मेरी बात। तो ये जो रेशो आपको गिवन थी ना, इससे हमें ये पता चलता है कि भाई ये जो P पॉइंट है ये पूरी लाइन को किस किस रेशो में डिवाइड कर रहा है। क्लियर एवरीवन, समझ में आया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी। तो ये जो चीज गिवन थी, इससे हमें क्या पता चला, हमें ये पता चला कि भाई ये जो P पॉइंट है ये किस किस पार्ट, मतलब किस रेशो में इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है। क्लियर एवरीवन, समझ में आया। अब देखो, आपको A पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता है, B पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता है, आपको P पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने, बहुत ही सिंपल है, सेक्शन फॉर्मूला लगा दो। A के कोऑर्डिनेट क्या गिवन है 1,2, ठीक है, और B के कोऑर्डिनेट क्या है 6,7, ठीक है। आपको P के निकालने, तो एक काम करो, लेट कर लो x, y। क्लियर एवरीवन। तो ये तो बहुत ही, मतलब मेरे ख्याल से नॉर्मल बच्चा भी निकाल देगा। इस क्वेश्चन में जो ट्रिक था ना, वो क्या था, वो ये ट्रिक है। आपको ये गिवन है दैट AP इज इक्वल टू 2/5 इंटू AB। आपको ये गिवन था, आपको इससे क्या निकालना था, रेशो निकालनी थी। बहुत सारे बच्चे पता है इस क्वेश्चन में क्या गलती करते हैं, वो है ना 2:3 की जगह वो 2:5 ले लेते हैं। ये गलत है। ये जो 5 गिवन है ये पूरे का गिवन है, समझ रहे हो, सिर्फ इतने का गिवन नहीं है। क्लियर एवरीवन। तो ये पूरे का 5 है, इतने का 2 है, तो इतने का 3 आएगा। क्लियर, ये चीज है ना दिमाग में मतलब डाल लेना। यहां पे AB गिवन है, अगर यहां पे AB की जगह PB गिवन होता तो ये क्या होता, तो यहां पे 5 आ जाता, क्योंकि यहां पे PB है। क्लियर एवरीवन, समझ में आया। तो ये आपको ना मतलब पढ़ना है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, तभी आपको पता चलेगा कि भाई जो रेशो है ये आपकी 2:3 कैसे आई। क्लियर एवरीवन। तो ये आपका 2:3 हो गया। अब आपका सिंपल क्या करना है, सेक्शन फॉर्मूला लगा देना है। तो x की वैल्यू निकालते हैं, तो ये 2 आपका 6 से मल्टीप्लाई होगा तो 12 हो गया। मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, ये बहुत ही बेसिक चीज है, ये आपको आती होगी, ठीक है। प्लस 3 × 1 हो जाएगा, एंड 2 + 3 कितना हो गया 5, ये हो गया आपका 3 आ गया, ठीक है। तो x कोऑर्डिनेट क्या है, ये हो गया आपका 3। क्लियर एवरीवन। सिमिलरली y निकालते हैं, तो 2 × 7 = 14 प्लस
3 2 जा 6 बाय में 5, तो ये हो गया 20 20, ये हो गया 4। ओके, तो ये हो गया 4, y की वैल्यू हो गई 4। क्लियर है एवरीवन? तो ये कोऑर्डिनेट क्या आ गया, जो p कोऑर्डिनेट है ये हमारा 3,4 है। क्लियर है एवरीवन? इस क्वेश्चन में जो ट्रिक था वो यहां पे था, ये आपको पता होना चाहिए कि इसको कैसे रीड करते हैं। क्लियर? चलो एक काम करो, मैं आपको एक चीज देता हूं, ठीक है, तो मेरे को कमेंट में बताना कि वो जो लाइन सेगमेंट होगी वो किस रेशो में है। ठीक है, तो एक काम करता हूं, मैं देता हूं AP इज इक्वल टू, ये आपका ना एक तरीके से होमवर्क है, ये आपको कमेंट में अभी बताना है, ठीक है, ताकि मेरे को पता चले आपको कितना समझ में आ रहा है। तो स्टार्ट करते हैं, देखो 3 बाय में 11 इंटू ए इंटू PB। हाँ, अब बताओ जो आपके लाइन सेगमेंट है AB, ये जो P पॉइंट है ये इस AB लाइन को किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, जल्दी से मेरे को कमेंट करके बताओ। अगर आपने इसका आंसर सही बता दिया तो इस टाइप के क्वेश्चन में आप कभी नहीं अटकोगे। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन समझ में आया, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सॉरी एकदम से मैं वीडियो बीच में रोक रहा हूं। आप सोच रहे होगे कि भैया चलते वीडियो में आपने कपड़े कैसे चेंज कर लिए, तो एक्चुअली ना बहुत सारे बच्चे पिछली वीडियो में कमेंट कर रहे थे कि भैया ये जो आप गारंटेड क्वेश्चन हमें हमारे लिए लेके आते हो, ये आप कौन सी बुक से लेके आते हो। तो यार वैसे तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि मेरे पास है ना लिटरली किताबों का भंडार है। मैं अगर तुम्हें बताऊं ना मेरे पास कितनी बुक है, तुम लिटरली सुन के शॉक हो जाओगे। मैं ना सिंगल बेड पे सोता हूं, सिंगल लोग ऑब्वियसली बात है सिंगल बेड पे सोएंगे, सैड लाइफ, तो मैं सिंगल बेड पे सोता हूं और वो जो पूरा बेड है ना वो आप मतलब इमेजिन नहीं कर सकते, पूरा बेड लिटरली किताबों से भरा हुआ है। तो लिटरली ऐसी एक भी बुक नहीं यार जो मेरे पास ना हो। लेकिन जब मैं आपके गारंटेड क्वेश्चन रेडी करता हूं ना, तो उस टाइम ऐसा नहीं होता कि मैं कोई एक बुक लेके बैठता हूं, मेरे सामने ना 3-4 बुक खुली रहती है और उन सभी बुक को मैं पढ़ता हूं और उसके बाद मैं आपकी गारंटेड क्वेश्चन रेडी करता हूं। लेकिन एक बुक ऐसी है जिसमें से ना मैं सबसे ज्यादा क्वेश्चन उठाता हूं, वो है ओसवाल का ये वाला क्वेश्चन बैंक। इस बुक की ना मेरे को दो चीजें सबसे अच्छी लगती है, एक तो इस बुक में जो क्वेश्चंस की वैरायटी है ना वो बाकी बुक से बेटर है, और दूसरा ये कि जो आपका फाइनल पेपर होगा ना, पता है उसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन किस बुक से आएंगे, इस बुक से आएंगे। तो जल्दी से जाओ यार, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जल्दी से जाके इस बुक को परचेज करो। और मैं आपको एक और चीज बता देता हूं, अगर आप इस बुक को मेरे लिंक से परचेज करोगे ना तो आपको 70 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा। बाकी देखो यार आपकी मर्जी, आप जहां से परचेज करने चाहो वहां से परचेज कर सकते हो, लेकिन अगर आप कहीं और से परचेज करोगे तो ये बुक आपको थोड़ी सी महंगी मिलेगी। लेकिन अगर मेरे से परचेज करोगे ना तो आपको 70 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा। और मैं आपको एक और चीज बता देता हूं, अभी तो मैंने अपने चैनल पे सिर्फ गारंटेड क्वेश्चन वाली सीरीज शुरू कर रखी है, लेकिन इस बुक से ना मैं फ्यूचर में और भी सीरीज लेके आने वाला हूं, जैसे आपका पेपर लीक वाली सीरीज हो गई, आपकी चीट शीट वाली सीरीज हो गई। तो अगर आपके पास ये बुक होगी ना तो आपका और मेरा जो कोऑर्डिनेशन है वो बहुत अच्छा बनेगा, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन मैं कराऊंगा इसी बुक से कराऊंगा और ये सेम बुक आपके पास होगी। तो उससे क्या होगा कि आपका और मेरा जो कोऑर्डिनेशन है वो बहुत अच्छे से बन जाएगा। और मैं आपको एक और प्रॉमिस करता हूं, अगर आप इस बुक को परचेज करते हो ना तो इस बुक को कंप्लीट कराने की जो गारंटी है ना वो मेरी है। तुम्हें ना इस बुक को कंप्लीट करने की बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, इस बुक को ना पूरी मैं कंप्लीट कराऊंगा। तो जल्दी से जाओ इस बुक को परचेज कर लो। इस क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया है, फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट दिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस एंड दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली आपको दो चीजें निकालनी है। तो देखो यहां पे एक काम करो, सबसे पहले क्या करेंगे, डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो एक लाइन सेगमेंट है जिसके कोने वाले पॉइंट आपको दे रखे हैं, ये है। ठीक है, तो कोने वाले पॉइंट दोनों लिख लेते हैं, -5, -4। ठीक है, ये वाला पॉइंट है, एंड दूसरा पॉइंट है आपका -2, -3। ठीक है, ये आपकी लाइन सेगमेंट है और इस लाइन सेगमेंट को ये वाला पॉइंट है, ऑब्वियस सी बात है ये डिवाइड कर रहा है तो ये पॉइंट बीच में आएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट हम बीच में लिख लेते हैं, तो ये मान लो यहां पे है। ओके, तो दिस पॉइंट इज -3, K। ठीक है, ये पॉइंट इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है और किस रेशो में डिवाइड कर रहा है वो आपको निकालना है। इस क्वेश्चन में दो चीजें निकालनी है, एक तो आपको रेशो निकालनी है, ठीक है, दूसरा आपको के की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालोगे, तो सबसे पहले काम करते हैं रेशो निकालते हैं। तो रेशो निकालने के लिए एक बात हमेशा याद रखना, हमेशा क्या लेट करते हैं, बहुत सारे बच्चे क्या लेट करेंगे, m/n लेट करेंगे। इस तरीके से लेट करोगे क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा। तो रेशो निकालने के लिए क्या लेट करना होता है, m/1। ठीक है, m/1 ले लो या फिर p/1 ले लो, कुछ भी ले लो, मतलब जो रेशो लेनी है ना वो 1:1 होनी चाहिए, यहां पे 1 होना चाहिए, ये फिक्स है, ये 1 फिक्स है। समझ में आई बात है। तो आप है ना कभी भी रेशो लो तो ऐसे मत ले लेना कि m/n ले लिया या फिर p/q ले लिया, ऐसे मत लेना। p/1 ले सकते हो, m/1 ले सकते हो, मतलब रेशो अगर 1 के साथ लोगे तो क्वेश्चन ईजी होगा। क्लियर एवरीवन, समझ में आया। तो m/1 ले लेते हैं। ओके, तो पहले काम करते हैं, m की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि जो m की वैल्यू है वही तो रेशो है ना। तो यहां पे क्या लगाएंगे, सेक्शन फॉर्मूला लगा देते हैं। हाँ देखो, अब यहां पे आपका जो y कोऑर्डिनेट है यानी कि जो k कोऑर्डिनेट है ये आपका मिसिंग है, तो आप y के हिसाब से सेक्शन फॉर्मूला नहीं लगाओगे,
आप क्या करोगे, x के हिसाब से लगाओगे, ठीक है। तो x के हिसाब से लगाते हैं, तो -2m यहाँ पे इज इक्वल टू -3 आएगा, ठीक है, क्योंकि x की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है। तो -3 इज इक्वल टू -2m और 1 इधर मल्टीप्लाई होगा तो -5 डिवाइडेड बाय m+1। क्लियर है एवरीवन? सिंपल मैंने क्या किया, ये जो x कोऑर्डिनेट है ना, ये जो आपका -3 है, इसके हिसाब से मैंने सेक्शन फॉर्मूला लगा दिया। ओके, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो -3m - 3 इज इक्वल टू -2m - 5। अब तो बेसिक सोल्व करना है, तो इसको इधर ले आते हैं, तो ये -m हो जाएगा, उधर जाएगा तो -2 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसर, m की वैल्यू आ गई 2, यानी कि रेशो क्या है, रेशो इज 2:1। क्लियर है एवरीवन? m की वैल्यू हमें पता चलेगी ना, 2:1 है। क्लियर? अब मान लो एक और चीज मैं आपको बता देता हूं, मान लो आपके m की वैल्यू, मान के चलो m की वैल्यू आपकी फॉर एग्जांपल 2/3 आ जाती, ठीक है, तो रेशो क्या होती, तो रेशो हो जाती है आपकी 2:3। क्लियर? अगर m की वैल्यू रेशो में आ जाए ना, जो रेशो आएगी वही आपका फाइनल रेशो होगा, वही आपका आंसर होगा। क्लियर एवरीवन? लेकिन इस क्वेश्चन में आपका m कितना आया है, m आपका डायरेक्ट 2 आया है, ठीक है, तो m आपका डायरेक्ट 2 है, तो ऑब्वियस सी बात है रेशो आपकी 2:1 हो जाएगी। क्लियर एवरीवन? तो रेशो हमने निकाल दी। अब क्या निकालना है, m हमारा निकल गया, m हमारा कितना है, m हमारा 2 है। अब हमें निकालना है k की वैल्यू, ये जो k है ना, ये अब तो निकाल लोगे, रेशो आपके सामने है, आपको y कोऑर्डिनेट की वैल्यू निकालनी है, बहुत सिंपल है, अब तो निकाल लो सिंपल। तो निकालते हैं, तो k की वैल्यू हो जाएगी आपकी 2 उधर मल्टीप्लाई होगा -6 और 1 - 4 डिवाइड बाय m+1 3 हो जाएगा, तो k की वैल्यू हो गई आपकी -10/3। क्लियर है एवरीवन? तो k की वैल्यू आपको पता चल गई -10/3 है। क्लियर? क्वेश्चन बहुत सिंपल था, बस आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि जब भी रेशो निकालते हैं तो रेशो हमेशा m:1 लेते हैं, ठीक है, m:n नहीं लेते। क्लियर एवरीवन? बाकी क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इस क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया है, द पॉइंट्स a b c आर द वर्टिसेस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल, ओके, राइट एंगल्ड एट b, ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ p। थोड़ा सा ना ट्रिकी क्वेश्चन है, ध्यान से समझना, क्योंकि ये क्वेश्चन है ना आपका एवरेज कैटेगरी में आता है, ठीक है, बहुत सारे बच्चों को ये क्वेश्चन कैसे सोल्व करना नहीं आता, तो थोड़ा सा ध्यान से समझना। ओके, तो अपने कान आंख दिमाग खोल के सुनना, ओके, जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले क्या करेंगे, मैंने क्या बताया, इस चैप्टर में और आपका दूसरा चैप्टर कौन सा है, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इन दोनों चैप्टर में सबसे पहला काम क्या होता है, डायग्राम बनाना है, ठीक है। डायग्राम जब तक नहीं बनाओगे क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा, डायग्राम सबसे पहले बनाना है। यार मेरा गला ना बहुत एक्सट्रीमली दर्द कर रहा है, तो यार इतना तो बनता है, प्लीज वीडियो को लाइक कर देना यार, मतलब समझ रहे हो, मेरा गला दर्द कर रहा है, मेरे को फीवर है, ठीक है, मेरी हिम्मत नहीं हो रही है वीडियो बनाने की, लेकिन स्टिल रात के 10 बजे मैं वीडियो बना रहा हूं, तो प्लीज इतना तो बनता है, वीडियो को लाइक कर देना। देखो, और मैं आपसे कुछ नहीं मांग रहा, ठीक है, मेरा कितना एफर्ट लग रहा है मेरे को पता है, ठीक है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना यार। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, सबसे पहले फिगर ड्रॉ करेंगे, ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, ये मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है, और जो पॉइंट बी है वहां पे आपका 90 डिग्री है, ओके, यहां पे पॉइंट बी है ABC। क्लियर? तो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको गिवन है 4,7 और बी के कोऑर्डिनेट गिवन है P,3 एंड सी के कोऑर्डिनेट गिवन है 7,3। क्लियर? ये चीज अभी तक आपको क्वेश्चन में गिवन है, आपको P की वैल्यू निकालनी है, और साथ में ना आपको एक और जरूरी चीज गिवन है कि ये वाला जो एंगल है ना, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, ये ना एक बहुत ही जरूरी चीज है, इसी की वजह से आप P की वैल्यू निकाल पाओगे। तो अब बताओ इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, थोड़ा दिमाग लगाओ। अब ऑब्वियस सी बात है, ये ट्रायंगल क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर हम क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज क्या है, AC, ठीक है, तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है, AB है, AB का स्क्वायर प्लस बेस क्या है, बेस आपका BC है, तो BC का स्क्वायर। क्लियर है एवरीवन? ये हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, सिंपल पाइथागोरस थ्योरम लगा दी। तो AC क्या है, AC कैसे निकालेंगे बताओ, A और C के बीच का जो डिस्टेंस है ये कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो यहाँ पे देखो AC का स्क्वायर है और डिस्टेंस फॉर्मूला में क्या आता है, रूट आता है ना, तो इस स्क्वायर की वजह से रूट हट जाएगा, बिल्कुल हट जाएगा। तो सिंपल यहाँ पे जो मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊंगा वो मैं विदाउट रूट वाला लगाऊंगा। वो रूट कैसे हटा, क्योंकि यहाँ पे AC का स्क्वायर है। क्लियर? तो यहाँ पे सिंपल मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देता हूं। तो डिस्टेंस फॉर्मूला डायरेक्ट लगा दूं क्या, चलो इतना तो तुम्हें आता होगा ना, डायरेक्ट लगा देता हूं। तो यहाँ पे 7 - 4
तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, प्लस 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। ओके, तो मैंने डायरेक्ट यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया। ओके, क्योंकि यार ये बहुत ही बेसिक चीज़ है, ये आपको आती होगी। ए बी का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? ओहो, मैंने फिर से गलती कर दी। यहाँ पे देखो मैंने भी गलती कर दी, अंडर रूट लगा दिया। अंडर रूट नहीं आएगा, ठीक है, 9 + 16 आ जाएगा, इज इक्वल टू ए बी कैसे निकलेगा? p - 4 का स्क्वायर प्लस 16, ठीक है, प्लस BC कैसे निकलेगा? BC निकलेगा p - 7 का स्क्वायर, ठीक है, एंड बाकी तो 0 आएगा। ओके, ठीक है, क्लियर एवरीवन। मैंने सिंपल क्या किया, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के वैल्यू पुट करी है। ओके, और कुछ नहीं किया। एक काम करो, देखो यहाँ पे भी 16 है, यहाँ पे भी 16 है, ये कट जाएंगे क्योंकि इधर वाला 16 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो लेफ्ट में क्या बचेगा? सिर्फ 9 बचेगा, ठीक है, तो लेफ्ट में हमारा 9 बच गया, इज इक्वल टू p - 4 का होल स्क्वायर है। तो एक काम करो, यहाँ पे ना आइडेंटिटी लगा दो। कौन सी आइडेंटिटी? a - b का होल स्क्वायर, ठीक है, तो आइडेंटिटी लगाते हैं, तो p² प्लस 16 माइनस 8p, ठीक है, प्लस सिमिलरली यहाँ पे भी p² प्लस 49 माइनस 14p। क्लियर है एवरीवन? तो सिंपल मैंने यहाँ पे आइडेंटिटी लगा दी, कौन सी? a - b का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगा दी। तो लेफ्ट में क्या आएगा? 9 आएगा, 9 इज इक्वल टू p² प्लस p², 2p² हो गया, माइनस 8p और माइनस 14p कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका माइनस 22p, एंड 16 प्लस 49 ये हो जाएगा आपका 65। ओके, तो ये चीज़ आ गई। 9 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो इधर तो 0 ही बचेगा, तो 65 में से 9 सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये हो जाएगा आपका 56। ओके, तो ये आपकी क्या आ गई? ये आ गई आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और आपको पता है जब भी हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करते हैं तो हमेशा 2 वैल्यू आती है। तो अगर आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करोगे तो एक काम करो, पहले सोल्व करने से पहले ना इसमें से आप 2 कॉमन ले सकते हो, है ना, और वो जो 2 कॉमन लोगे वो इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो इधर क्या बचेगा? इधर इसमें से 2 निकलेगा तो यहाँ पे p² बचेगा, ठीक है, और इधर माइनस 11p, 56 को डिवाइड करोगे तो 28 आ जाएगा। क्लियर है एवरीवन? तो ये आपकी क्या आ गई? ये आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ना आप किसी भी तरीके से सोल्व कर सकते हो, आपकी मर्जी है, फैक्टराइजेशन से सोल्व करो या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सोल्व करो, वो आपकी मर्जी है। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर आप सोल्व करोगे ना तो आपकी 2 वैल्यू आएगी। तो p की 2 वैल्यू कौन कौन सी होंगी? एक वैल्यू हो सकती है 4 और दूसरी हो सकती है 7। यानी कि जो आपका b कोऑर्डिनेट है ना, ये आपके 2 कोऑर्डिनेट हो सकते हैं। एक कोऑर्डिनेट कौन सा हो सकता है? अगर हम p की वैल्यू 4 लेते हैं तो ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 4,3 हो जाएगा, ठीक है, और अगर मैं p की वैल्यू 7 लेता हूं तो यही सेम कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 7,3 हो जाएगा। क्लियर है एवरीवन? तो p की 2 वैल्यू है, इसका मतलब b कोऑर्डिनेट भी आपके 2 हो सकते हैं। क्लियर है एवरीवन? तो इस क्वेश्चन में जो ट्रिक था ना वो ये था कि भाई आपको इस क्वेश्चन के अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगानी है, क्योंकि ये जो ट्रायंगल है ये क्या है? ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। क्लियर है एवरीवन? और बाकी यहाँ पे आपको थोड़ी बहुत कैलकुलेशन का ध्यान रखना है। बहुत सारे बच्चों का क्या होता है ना, ये जो कैलकुलेशन है ना यहाँ पे गड़बड़ हो जाती है, तो आपको कैलकुलेशन का ध्यान जरूर रखना है। क्लियर? और यहाँ पे देखो पाइथागोरस थ्योरम में AC² होता है, इसका मतलब यहाँ पे जो आप अंडर रूट लगाते हो ना डिस्टेंस फॉर्मूला के अंदर, ये अंडर रूट आपका नहीं आएगा, क्योंकि इस स्क्वायर की वजह से वो अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। क्लियर एवरीवन? समझ में आया ये क्वेश्चन? देखो यार मेरा गला दर्द कर रहा है, मैं बोल रहा हूँ ना तो मेरा मतलब गला छिल रहा है, तो बहुत मेहनत लग रही है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, फिर भी आपके लिए करेंगे। तो समझ में आया ये क्वेश्चन? चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इस क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया है, इफ a, b इज द मिड पॉइंट। ओके, यहाँ पे देखो मिड पॉइंट गिवन है। मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है कि जो रेशियो है ना वो क्या है? वो 1:1 में डिवाइड हो रहा है, ठीक है। मिड पॉइंट का मतलब जो रेशियो है वो आपकी क्या है? 1:1 है, ठीक है। ऑफ द सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट्स a एंड b एंड a - 2b इज इक्वल टू 18। ओके, तो आपको ना यहाँ पे एक इक्वेशन भी दे रखी है, काफी बढ़िया चीज दे रखी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k एंड द डिस्टेंस ab। ओके, तो इस क्वेश्चन में 2 चीजें आपको निकालनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मैंने आपको क्या बताया था, डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे देखो एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है, और इसका मिड पॉइंट आपका ab है। एक लाइन सेगमेंट है जिसका मिड पॉइंट यहाँ पे मान लो तो ये आपका a, b है, ठीक है। रेशियो क्या हो जाएगी? ऑब्वियस सी बात है 1:1 है, क्योंकि मिड पॉइंट है, ठीक है। और इस लाइन सेगमेंट के कोऑर्डिनेट क्या है? a, b। तो यहाँ पे मान लेता हूं मैं, यहाँ पे a है, यहाँ पे मान लो b है, ठीक है। तो a के कोऑर्डिनेट क्या है? 10, -6। तुम भी यार इस क्वेश्चन को साथ साथ सोल्व करो, ओके, ऐसे रोबोट की तरह देखो मत।
तुम जब तक अपने हाथ से सोल्व नहीं करोगे समझ नहीं आएगा। आई नो मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूं, सबको समझ में आ रहा होगा, मेरे को पता है। स्टिल यार मैं आपको बोलूंगा कि खुद से भी सोल्व करने का ट्राई करो, ठीक है। जब आप खुद से सोल्व करते हो ना तो आपको 10 गुना बेटर समझ में आता है, ठीक है। तो ए कोऑर्डिनेट आपको गिवन है, बी कोऑर्डिनेट आपको क्या गिवन है, k,4, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में दो चीजें निकालिए, पहले आपको के निकालना, तो एक काम करते हैं के निकालते हैं, ठीक है। क्योंकि बिना के आप ए बी की जो लेंथ है वो निकाल ही नहीं सकते, है ना, डिस्टेंस भी तो निकालना है ना, तो बिना के डिस्टेंस निकाल ही नहीं सकते। तो के की वैल्यू कैसे निकालोगे। और देखो इस क्वेश्चन में ना आपको एक और चीज गिवन है, a-2b इज इक्वल टू 18, ये आपको गिवन है, ये आपकी इक्वेशन है। इस इक्वेशन में दो वेरिएबल है a और b। अगर आपको a की वैल्यू पता चल जाए तो b की वैल्यू निकाल लोगे, बिल्कुल निकाल लोगे। अगर आपको b की वैल्यू पता चल जाए तो क्या a की वैल्यू निकाल लोगे, निकाल लोगे, है ना, क्योंकि दो वेरिएबल है, दो में से अगर आपको एक पता चल जाए तो दूसरा अपने आप आ जाएगा। क्लियर एवरीवन। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन मैं इसको एवरेज कैटेगरी में डालूंगा, ठीक है। एवरेज कैटेगरी का क्वेश्चन है, अगर आप ये क्वेश्चन आप कर लेते हो तो आप एवरेज लेवल पे ये चैप्टर आपको आता है, ठीक है। तो सोल्व करते हैं। तो यहां पे देखो रेशो गिवन है, ठीक है, इसका मतलब, और देखो वाई कोऑर्डिनेट गिवन है, तो इसका मतलब आप क्या कर सकते हो, मिड पॉइंट का जो बी वाली वैल्यू है वो आप निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो, क्योंकि इसका भी वाई कोऑर्डिनेट आपको पता है, इसका भी वाई कोऑर्डिनेट आपको पता है, रेशो भी आपको पता है ना। तो आप बी की वैल्यू निकाल लोगे। तो बी की वैल्यू निकालते हैं, तो कैसे निकालोगे जल्दी बताओ। सिंपल सेक्शन फॉर्मूला लगा दो, तो 4 × 1 होगा, ये हो गया आपका 4 एंड 1 यहाँ पे -6 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा, इज इक्वल टू बी, ठीक है। तो ये -1 हो गया, तो b की वैल्यू आपकी कितनी है, -1। क्लियर एवरीवन, b की वैल्यू आपकी -1 आ गई, ठीक है। अब मैंने यहां पे क्या बोला था कि अगर आपको a की वैल्यू पता चल जाए तो b की निकाल सकते हो, b की पता चल जाए तो a की निकाल सकते हो। तो b की आपको पता है, a की वैल्यू निकल जाएगी, बिल्कुल निकल जाएगी। सिंपल यहां पे b की वैल्यू पुट कर दो, तो a - +2 इज इक्वल टू 18, तो a की वैल्यू हो गई आपकी 16, ठीक है। तो देखो b की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, -1, a की वैल्यू कितनी आ गई, 16। यानी कि आपका ये जो मिड पॉइंट है, एक सेकेंड, यानी कि आपका ये जो मिड पॉइंट है ये आपको पता चल गया कि नहीं चल गया, बताओ। बिल्कुल पता चल गया, a, b है ना मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट आपका क्या हो गया, a आपका 16 है, b आपका -1 है, तो मिड पॉइंट आपको गाइस पता चल गया, सिंपल। क्लियर, समझ में आया। तो हमने देखो भाई मिड पॉइंट निकाल लिया, तो k की वैल्यू निकालनी है। अब देखो मिड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट आपको पता है, ठीक है, रेशो आपको पता है, और इसका भी x कोऑर्डिनेट आपको पता है, तो इसका x कोऑर्डिनेट जो कि k है वो निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा, निकाल दो फिर। तो निकालते हैं, तो देखो अब x कोऑर्डिनेट के हिसाब से निकालते हैं, तो 16 इज इक्वल टू k + 10 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो इधर 32 में से ये k की वैल्यू आ गई आपकी 22, सिंपल। क्लियर एवरीवन। तो k की वैल्यू क्या है, 22 है, ठीक है। ये k कितना है, ये आपका 22 है। क्लियर, समझ में आया। तो ये भी हो गया आपका। अब आपको क्या निकालना है, अब आपको इस क्वेश्चन में ना डिस्टेंस AB भी निकालना है। देखो ये पूरी सेगमेंट क्या है, AB है, ठीक है। A के कोऑर्डिनेट आपको ऑलरेडी गिवन है 10, -6, ठीक है। और B के कोऑर्डिनेट में देखो k, 4 था, k की वैल्यू हमारी कितनी आई, 22, तो B के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 22, 4। क्लियर एवरीवन। तो AB, ठीक है। अब आपको ये डिस्टेंस निकालना है, तो सिंपल आप क्या लगा दोगे, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं, तो 22 में से 10 गया, 12 का स्क्वायर 144। गाइज मैं आपको डायरेक्ट करके दिखा रहा हूँ, ओके, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक चीज है। एक लाइन सेगमेंट है, दोनों के कोऑर्डिनेट आपको गिवन है, डिस्टेंस निकालना है, बहुत सिंपल है ये तो, है ना। तो 4 माइनस ये हो गया 10, 100, तो ये हो जाएगा आपका √244, ठीक है। आप इससे आगे तोड़ सकते हो इसको, तो ये 4 पे जाएगा, 461, ओके। तो ये हो जाएगा आपका 2√61। क्लियर एवरीवन। और कोई यूनिट आपको गिवन नहीं, अगर सेंटीमीटर में गिवन है तो सेंटीमीटर लगा देना, अगर कोई भी यूनिट गिवन नहीं है, जैसे इस क्वेश्चन में यूनिट गिवन नहीं है, तो यहाँ पे सिंपल यूनिट लिख देना। क्या यूनिट लिखना जरूरी है, यस, यह यूनिट यहाँ पे लिखना जरूरी है, इसके बिना आपका आधा नंबर कट जाएगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर लगाना है, मीटर में है तो मीटर लगाना है। अगर कुछ भी यूनिट गिवन नहीं है, जैसे इस क्वेश्चन में यूनिट गिवन नहीं है, तो मैंने सिंपल यूनिट लिख दिया। क्लियर एवरीवन, समझ में आया। तो इस तरीके से ना ये यूनिट लिखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये चीज आपको कोई नहीं बताएगा, लेकिन
ये अगर नहीं लिखोगे तो आपका आधा नंबर बिना बात कट जाएगा, फिर आप है ना पेपर के बाद सोचोगे कि यार मेरा आंसर तो सही था, नंबर कहां कट गए। ऐसी छोटी छोटी जगह पे आपके नंबर कटते हैं, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान जरूर रखना। क्लियर एवरीवन, समझ में आया क्वेश्चन? काफी बढ़िया क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को मैं एवरेज लेवल पे मानूंगा। तो अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो आप ये मान सकते हो कि आप इस चैप्टर में एवरेज लेवल पे हो, ठीक है। समझ में आया ये क्वेश्चन? चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इस क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया है, द बेस क्यूआर ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल PQR लाइज ऑन एक्स एक्सिस। गाइस ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा सा बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है, तो इसको ना ध्यान से समझना। देखो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब क्या होता है कि उसकी तीनों साइड सेम है। तो एक काम करो, सबसे पहले क्या काम करते हैं, डायग्राम ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसका बेस QR है, ठीक है, और PQR लाइज ऑन एक्स एक्सिस। ध्यान से समझना, सबसे पहले क्या करो, एक कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ कर लो, ठीक है। यहां पे क्या बोला गया है इस क्वेश्चन में कि जो बेस है ना इक्विलैटरल ट्रायंगल का वो QR है, जो कि एक्स एक्सिस पे आता है, ठीक है। तो ये मान लो मेरा QR है, ठीक है, ये पॉइंट मेरा Q है, ये पॉइंट मेरा R है, ठीक है, और ऊपर की तरफ P पॉइंट है। तो ये मेरा क्या है, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ठीक है। क्लियर एवरीवन? तो ये मेरा एक्स एक्सिस वाली लाइन है, ये मेरी एक्स एक्सिस वाली लाइन है, और ये मेरी वाई एक्सिस वाली लाइन है, ठीक है। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और इक्विलैटरल ट्रायंगल है, यानी कि PQ, PR और QR तीनों सेम है, ठीक है। इतना समझ में आया। और कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट Q आर दिस, Q के कोऑर्डिनेट आपको गिवन है कितना, -4,0, ठीक है। एंड ओरिजिन इज द मिड पॉइंट ऑफ द बेस, यानी कि ये जो ओरिजिन है ना, ये आपका QR का मिड पॉइंट है, ठीक है। Q के कोऑर्डिनेट आपको गिवन है, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट सबको पता होते हैं, 0,0 होते हैं, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूं, इसको 0,0 लिख देता हूं, ठीक है। क्लियर एवरीवन? तो ये जो पॉइंट, ये जो ओरिजिन है, ये आपका मिड पॉइंट है, ठीक है। और R के कोऑर्डिनेट गिवन है? नहीं, R के कोऑर्डिनेट गिवन नहीं है, वो आपको फाइंड आउट करने हैं। तो P एंड R, ये दो कोऑर्डिनेट आपको फाइंड आउट करने। कैसे करोगे जल्दी बताओ। तो सिंपल सी बात है, ये मिड पॉइंट है, इसका मतलब रेशो क्या है, 1:1 है ना। R के कोऑर्डिनेट लेट कर लो x, y, निकाल लोगे, बड़े प्यार से निकल जाएंगे यार, सेक्शन फॉर्मूला लगा दो ना। तो लगाते हैं, तो पहले x पे लगाते हैं, ठीक है। तो 0 इज इक्वल टू x -4/2, तो x की वैल्यू आ गई 4, ठीक है। अब सिंपल y के लिए लगाएंगे, तो 0 इज इक्वल टू, अरे ये तो 0 आ गया, प्लस y/2, तो y कोऑर्डिनेट हो गया आपके 0। ऑब्वियस सी बात है यार, एक्स एक्सिस पे y की वैल्यू वैसे भी 0 होती है, सबको पता है, तो y की वैल्यू 0 है। क्लियर है एवरीवन? तो r कोऑर्डिनेट क्या हो गए आपके, r कोऑर्डिनेट हो गए आपके 4,0। वैसे यार एक बात बताऊं, ये निकालने की जरूरत भी नहीं थी, ये आप ना वैसे भी समझ सकते हो कि भाई ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, और इसके लेफ्ट में -4 तक जा रहा है, ये पॉइंट आपका -4 तक जा रहा है, और ये मिड पॉइंट है, यानी कि इसके राइट में भी +4 तक जाएगा, क्योंकि राइट साइड वाला जो एक्स एक्सिस होता है ये प्लस का होता है, तो ये 4,0 ही आना था, ऑब्वियस सी बात है। पर आपको ऐसे करके दिखाना है, आपको ऐसे लॉजिक नहीं लगाना। ये जो लॉजिक है ये बस आप अपना आंसर चेक करने के लिए लगा सकते हो कि भाई जो आपका आंसर आया वो सही आया है गलत आया है, लेकिन क्वेश्चन के अंदर आपको ऐसे ही सोल्व करके दिखाना पड़ेगा। क्लियर है एवरीवन? तो आर के कोऑर्डिनेट तो हमारे भाई आ गए। अब पी के कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे, ये ट्रिक है इस क्वेश्चन में। जो मुश्किल वाला पार्ट है ना इस क्वेश्चन का, वो ये है कि पी के कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे। तो पी के कोऑर्डिनेट निकालने के ना टोटल 3 तरीके हैं। मैंने क्या बताया, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो ऑब्वियस सी बात है पी क्यू और आपका पी आर सेम होगा, ठीक है। तो आप पी क्यू एंड पी आर इनको सेम इक्वल पुट करके डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के सोल्व करके निकाल सकते हो। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, आपकी मर्जी, ऑब्वियस सी बात आंसर तो सेम आएगा। लेकिन मैं आपको ना और इजी तरीका बताता हूं। यहां पे ना अगर आप एक चीज नोटिस करोगे, आपको क्वेश्चन में गिवन है कि ये क्या है, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो पीओ है ये क्या है, ओरिजिन है ना। तो पीओ जो है ये इक्विलैटरल ट्रायंगल की क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी। और आपको पता है जो इक्विलैटरल ट्रायंगल की जो हाइट होती है उसका एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है जल्दी बताओ। दैट एल्टीट्यूड, या फिर एल्टीट्यूड बोलो या हाइट बोलो एक ही बात है। तो जो हाइट होती है ना इक्विलैटरल ट्रायंगल की, जो हाइट होती है वो क्या होती है, √3/2 इंटू
साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये फॉर्मूला आप इसके अंदर यूज कर सकते हो। तो अगर आप नोटिस करोगे PO क्या है, इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट है, ठीक है। यहां पे मैं PO पुट कर देता हूं हाइट की जगह, ठीक है, इज इक्वल टू √3/2। साइड आप कोई भी ले सकते हो क्योंकि आपको पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड सेम होती है। तो आप एक काम करो, QR क्या है, इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड है, ठीक है। तो QR की वैल्यू आप निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो। QR क्या है, कैसे निकालोगे QR, डिस्टेंस फॉर्मूला से, है ना। तो डिस्टेंस फॉर्मूला से QR जो आ जाएगा ये आपका 8 आ जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, इतना डिस्टेंस क्या है 4 यूनिट्स, इतना क्या है 4 यूनिट, टोटल कितना हो जाएगा 8 यूनिट, ठीक है। तो टोटल हो गया 8 यूनिट, यानी कि जो साइड इक्विलेटरल ट्रायंगल की वो 8 यूनिट है इंटू 8, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 2 से ये कट गया, तो ये हो जाएगा आपका 4√3। क्लियर एवरीवन, समझ में आया। तो जो PO है यानी कि जो इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की ये वाली जो हाइट है यहां से लेके यहां तक, ये जो हाइट है ये आपकी 4√3 है। क्लियर, यानी कि ये जो पॉइंट है ये आपके ओरिजिन से 4√3 ऊपर है, क्योंकि जो आपका डिस्टेंस है ये कहां से मेजर किया जाता है, जल्दी बताओ। ये जो डिस्टेंस है ये आपका इस ओरिजिन से मेजर किया जाएगा ना। तो आपका अगर ये पूरा जो डिस्टेंस है ये 4√3 है, ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि आपका ये जो पूरा ये डिस्टेंस है कितना है 4√3। तो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, जल्दी बताओ। P पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, P पॉइंट जो है वो आपका y एक्सिस पे है। y एक्सिस पे x की वैल्यू क्या होती है, हमेशा 0 होती है, ठीक है। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ऑब्वियस सी बात है 0। y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4√3। क्लियर एवरीवन। तो इस तरीके से भी आप P पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो। दो तरीके हैं, PQ इज इक्वल टू PR, ऐसे पुट करके देख लो, क्योंकि ऑब्वियस बात है इक्विलेटरल ट्रायंगल की तीनों साइड सेम होती है, तो दो साइड को सेम इक्वल पुट करके डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हो, ठीक है। ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका क्या है कि जो इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो एल्टीट्यूड या फिर हाइट कुछ भी बोलो वो क्या होती है, √3/2 इंटू साइड के इक्वल होती है। साइड हमने निकाल ली, 8 यूनिट्स है, 8 मैंने पुट किया, तो PO यानी कि जो इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो हाइट है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की यहां से लेके यहां तक ये जो हाइट है ये आपकी 4√3 यूनिट है, ठीक है। तो इसका मतलब जो P पॉइंट होगा ये आपके ओरिजिन से 4√3 यूनिट ऊपर होगा, और आपका जो P पॉइंट है ये y एक्सिस पे है। y एक्सिस पे x की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, ठीक है। y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होती है, सबको पता है। x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 है, अगर आप नोटिस करोगे ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0। x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है, y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होती है। तो आपके P पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट है वो 0 होगा, y कोऑर्डिनेट कितना होगा, जितना ये ओरिजिन से ऊपर है, कितना ऊपर है 4√3, तो ये हो गया। क्लियर एवरीवन। तो इस तरीके से P और R की जो वैल्यूज है वो आपकी निकल जाएंगी, ठीक है। काफी बढ़िया लेवल का क्वेश्चन था। अगर आपको समझ नहीं आया तो एक बार इसको दोबारा से रिपीट पे देख लेना। बाकी मेरे को पता है इतना बढ़िया पढ़ाता हूं मैं, एक बार में आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर एवरीवन, काफी बढ़िया क्वेश्चन था, इसको थोड़ा सा मतलब प्रैक्टिस करते रहना, इस टाइप के क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस करना, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या बोला गया है, डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स दिस दिस एंड दिस आर कोलिनियर। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, एंड मैं आपको एक चीज बता देता हूं, ये वीडियो जो ये वाला क्वेश्चन है ना ये मैं अगले दिन रिकॉर्ड कर रहा हूं, आपने टाइम देख लिया होगा। और आज है ना मेरे को तो जो फीवर है ना वो थोड़ा सा कम हो गया है, अभी मेरा जो फीवर है ना वो 101 है। कल जो मैं पहले 5 क्वेश्चन मैंने रिकॉर्ड किए थे ना वो मैंने कल रिकॉर्ड किए थे, ठीक है। तो कल यार मेरा फीवर बहुत ज्यादा था, कल अराउंड मेरा 103.5 फीवर था, तो बहुत ज़्यादा था। कल आपने देख भी लिया होगा पिछले क्वेश्चंस में मेरी एनर्जी बहुत ज़्यादा लो थी, लेकिन आज मैं काम चला लूंगा। आज मेरा फीवर काफ़ी कम हो गया, 101 अभी, ठीक है। तो फीवर काफ़ी कम हो गया, तो एनर्जी आपको दिख रही होगी। तो देखो ये क्वेश्चन है ना बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि भाई ये जो 3 पॉइंट है ना, ये तीनों के तीनों जो पॉइंट है ये आपको चेक करने हैं कि भाई ये क्या कोलिनियर है या नहीं। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के ना 2 तरीके होते हैं। पहले 2 तरीके होते थे, अब तो एक ही तरीका है। पहले क्या होता था कि है ना आप 3 पॉइंट का एरिया निकाल सकते हो, अगर इनका एरिया 0 आएगा तो ये कोलिनियर है, अगर एरिया 0 नहीं आएगा तो ऑब्वियस बात है नॉन कोलिनियर है। लेकिन ये तरीका आपके सिलेबस से कट हो गया है, तो अभी आपके सिलेबस में ना सिर्फ एक ही तरीका है। वो कौन सा तरीका है, पहले पॉइंट को मान लेते हैं a पॉइंट 1,5, ठीक है। दूसरा पॉइंट है 2,3 एंड तीसरा पॉइंट है उसको मान लेते हैं c पॉइंट -2, -11।
तो अभी देखो क्या करना है आपको, सिंपल आपको ना तीनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना है। ए बी निकाल लो, बी सी निकाल लो एंड सी ए निकाल लो। ठीक है, ये 3 पॉइंट आपको मतलब इन तीनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना है। अब ये जो भी डिस्टेंस आएगा ना, अगर किन्हीं भी 2 डिस्टेंस का सम तीसरे डिस्टेंस के इक्वल आ जाए तो क्या ये कोलिनियर होगा? यस, ये कोलिनियर होगा। लेकिन अगर डिस्टेंस किसी भी 2 डिस्टेंस को ऐड करने पर वो तीसरे डिस्टेंस के इक्वल ना आए, इसका मतलब जो आंसर है वो आपका नॉन कोलिनियर है। ये तीनों पॉइंट क्या है? ये आपके सेम लाइन में नहीं आते हैं। ठीक है, देखो मैं आपको समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल मान लो ये मेरी लाइन सेगमेंट है, ये पॉइंट ए है, ये मान लो पॉइंट मेरा सी है, और इनके बीच में पॉइंट मान लो ये मेरा बी है। ठीक है, अब ए से लेके सी तक का डिस्टेंस मान लो, ये टोटल डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस मान लो 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, और ए से लेके बी तक का डिस्टेंस मेरा मान लो 5 सेंटीमीटर है, और बी से लेके सी तक का डिस्टेंस मान लो 10 सेंटीमीटर है। अब ऑब्वियस ही बात है 5 + 10 कितना होता है? 15 के इक्वल होता है। लेकिन मान लो 10 की जगह यहां पे मेरा होता मान लो 12 सेंटीमीटर, तो इधर 5 है इधर 12 है, तो इन दोनों को ऐड करने पर तो 17 आता है, यहां पे 15 है। इसका मतलब ये जो बी पॉइंट है ना, ये आपका इस लाइन पे नहीं होगा, ये बी पॉइंट ऐसे टेढ़ा होगा। ठीक है, तो अगर 2 डिस्टेंस का सम टोटल डिस्टेंस के इक्वल आ जाए तो इसका मतलब वो कोलिनियर होता है, अगर इक्वल ना आए तो वो कोलिनियर नहीं है। क्लियर एवरीवन? तो अगर मान लो ये डिस्टेंस मेरा 5 है, ये मान लो मेरा 12 है, तो इसका मतलब, और ये मान लो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मान लो 15 है। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि भैया ये कैसे पॉसिबल है? बताता हूं। अगर ये लाइन थोड़ी सी टेढ़ी हो ना, कैसे? ये ऐसे ऐसे हो, मतलब यहां पे पॉइंट ए, यहां पे पॉइंट सी, और यहां पे बीच में पॉइंट बी, ऐसा हो, मतलब ये डिस्टेंस आपका 5 हो। ठीक है, ये डिस्टेंस आपका 5 हो और ये डिस्टेंस आपका 12 हो। इस केस में हो सकता है, क्यों? क्योंकि इस केस में जो आपका ए और सी का डिस्टेंस होगा ये कम हो जाएगा, है ना? ये इस केस में ये डिस्टेंस आपका 15 हो सकता है। क्लियर एवरीवन? तो अगर 2 डिस्टेंस तीसरे डिस्टेंस के इक्वल ना आए, मतलब दोनों डिस्टेंस को ऐड करने पर तीसरे के इक्वल ना आए, इसका मतलब जो लाइन है ना वो आपकी सीधी नहीं है। कोलिनियर का मतलब क्या होता है? कि जो लाइन है ना वो सीधी है। क्लियर? इतना समझ में आया? ठीक है, तो अब हमें अगर चेक करना है कि भाई ये पॉइंट आपके कोलिनियर है या फिर टेढ़ी लाइन है, तो कैसे चेक करेंगे? तीनों डिस्टेंस निकालेंगे। पहले मैं एक काम करता हूं, ए बी निकालता हूं। तो ए बी कैसे निकालेंगे? सिंपल डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर देंगे। तो मैं डायरेक्ट यूज कर देता हूं 1 + 4, तो ये हो गया आपका √5। ठीक है, मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूं। ओके, इतना बेसिक तो आपको आता होगा डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना। अब बी सी निकालता हूं, तो ये हो जाएगा आपका -4 16, और ये हो जाएगा आपका 186, और ये हो जाएगा, ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 212 हो जाएगा, 212। क्लियर एवरीवन? तो ये हमने डिस्टेंस फॉर्मूला से बी सी निकाल लिया, और सी ए निकाल लेते हैं। सी ए निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका -3, फिर 9 प्लस 16, 16 का स्क्वायर हो जाएगा 256, 256 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका √265। क्लियर एवरीवन? तो मेरे तीनों डिस्टेंस मैंने निकाल लिए। ए बी मेरा √5 आया है, बी सी मेरा 212 का रूट आया है, और सी ए मेरा √265 आया है। क्लियर एवरीवन? तो मैं एक काम करता हूं, मैं डायरेक्ट लिख लेता हूं। तो मेरा ए बी कितना आया है? √5 आया है, ये मेरा √212 आया है, और ये मेरा √265 आया। क्लियर एवरीवन? तीनों मेरे डिस्टेंस निकल गए। अब देखो बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि भैया हम डायरेक्ट ऐड तो कर ही नहीं सकते क्योंकि ये रूट के अंदर है। बिल्कुल सही। तो हमें क्या करना पड़ेगा? पहले रूट को ना उसकी जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है उसके अंदर हमें चेंज करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा आपका, इसमें से 4 निकलेगा तो ये 2√53 बचेगा। ठीक है, और इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो यहाँ पे 5 25 और 5 निकलेगा, 5√53। क्लियर एवरीवन? तो एक बात हमेशा याद रखना, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए ना जिसके अंदर हमें कोलिनियर या नॉन कोलिनियर चेक करना हो, तो एक बात हमेशा याद रखना कि जो डिस्टेंस आप निकालोगे ना वो डिस्टेंस हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। देखो इन तीनों डिस्टेंस में से सबसे बड़ा डिस्टेंस ऑब्वियस ही बात है ये वाला है ना? तो ऑब्वियस ही बात है इन दोनों को ऐड करोगे तभी तो ये बड़े के इक्वल आएगा। अगर 2 बड़ों को ऐड कर दोगे तो वो छोटे के इक्वल आएगा ही नहीं। ये तो बहुत कॉमन सेंस वाली चीज है ना? तो हमें 2 छोटों को ऐड करना पड़ेगा तभी वो हमेशा बड़े के इक्वल आएगा। लेकिन ये सारी चीजें रूट के अंदर है। देखो इन दोनों को ऐड करेंगे
तभी तो ये ये जो बड़ा है, सबसे बड़ा है तीनों में से, उसके इक्वल आएगा। लेकिन ये रूट के अंदर इन दोनों को ऐड कर नहीं सकते, तो हमेशा क्या करते हैं, एक बात याद रखना कि जो रूट वाली चीज है उसको हमेशा सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर चेंज करते हैं। ठीक है, तो हमने सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर चेंज कर दिया। अब क्या मैं इसको और इसको ऐड करूं तो क्या ये तीसरे के इक्वल आता है? नहीं, इक्वल नहीं आ रहा। इन तीनों में से आप किसी को भी, मतलब किसी भी दो को ऐड करो, तीसरे के इक्वल नहीं आ रहा। अगर इसको और इसको ऐड करोगे तो क्या इसके इक्वल आएगा? नहीं आएगा। इसको और इसको ऐड करोगे तो क्या इसके इक्वल आएगा? नहीं आएगा। इसको और इसको ऐड करोगे तो क्या इसके इक्वल आएगा? नहीं आएगा। इन तीनों में से किसी भी दो को ऐड करो, तीसरे के इक्वल नहीं आ रहा। इसका मतलब दीज पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर। क्लियर एवरीवन, समझ में आया? दीज पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर। और एक बात हमेशा याद रखना, हमेशा दो छोटे ऐड होके वो तीसरा बड़े के इक्वल आता है। ठीक है, इसमें, इसमें और इसमें, इन तीनों में सबसे बड़ा कौन सा है? ऑब्वियस सी बात ये नीचे वाला है, क्योंकि इसके बाहर 5 है ना, ऑब्वियस सी बात है। अब दो छोटे ये हैं, तो इन दो छोटों को ऐड करो। पहली बात तो ये ऐड ही नहीं होंगे। अगर यहाँ पे √53 की जगह √5 होता तो हम कह सकते थे कि भाई यहाँ ऐड हो जाएगा, क्योंकि रूट सेम है, ऑब्वियस सी बात है ना। लेकिन यहाँ पे तो रूट सेम ही नहीं है, तो ये ऐड ही नहीं हो रहे, और ऐड नहीं होंगे तो वो तीसरे के इक्वल ही नहीं आएगा। समझ रहे हो? तो आंसर क्या हो जाएगा? नॉन कोलिनियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो ट्रिक था वो ये था कि भाई जो भी आप डिस्टेंस निकालोगे, डिस्टेंस तो ऑलमोस्ट हर बच्चा निकाल लेगा, लेकिन ट्रिक ये था कि भाई जो डिस्टेंस आप निकालोगे, वो जो डिस्टेंस है वो ऑब्वियस सी बात है, मोस्टली ये चांसेस है कि रूट के अंदर आएगा। लेकिन जो भी डिस्टेंस आप निकालोगे रूट के अंदर आ जाए, तो उस रूट को आप सबसे पहले सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर चेंज करोगे। समझ में आ गया? ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इस क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया है, फाइंड द रेशियो इन विच द सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। ओके, तो यहां पे आपको सबसे पहले तो रेशियो निकालनी है। ठीक है, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। ओके, तो दो चीजें निकालनी, सबसे पहले रेशियो निकालते हैं। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि भाई रेशियो निकालो जब ये पॉइंट और ये पॉइंट डिवाइड होते हैं एक्स एक्सिस के थ्रू। देखो यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट है। सबसे पहले मैं आपको क्या बताया था कि सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, एक साइड ये वाला पॉइंट है 1,-3। ठीक है, दूसरी तरफ आपका 4,5 है। ठीक है, ये एक लाइन सेगमेंट है जिसका इधर वाला कोऑर्डिनेट ये है, उधर वाला कोऑर्डिनेट ये है। इस लाइन सेगमेंट को हमारी जो एक्स एक्सिस है ना ये कट करती है। और देखो एक और बात मैं आपको बता देता हूं, जो आपकी एक्स एक्सिस है ना, ऐसा जरूरी नहीं है कि भाई 90 डिग्री पे कट करेगी। एक्स एक्सिस आपकी ऐसे भी कट कर सकती है, एक्स एक्सिस ऐसे भी कट कर सकती है, वो मतलब अलग अलग हो सकता है। लेकिन हम मान के चलते हैं कि जो एक्स एक्सिस है वो आपकी ऐसे कट कर रही है। क्लियर है एवरीवन? अब ऑब्वियस सी बात है, एक बात हमेशा याद रखना, एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू 0 होती है। ये बात हमेशा याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, तो ये जो एक्स एक्सिस है ये इस लाइन सेगमेंट को कहां पे भी कट करे, कैसे भी कट करे, ऐसे 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 कैसे भी कट करे। लेकिन एक बात का ध्यान जरूर रखना कि ये जो पॉइंट, जो कट करने वाला जो पॉइंट होगा ना, इसके कोऑर्डिनेट्स में y की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि ये x एक्सिस है। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट हमें पता नहीं है, ऑब्वियस सी बात है, हम इसको x मान लेते हैं, कोमा, लेकिन y कोऑर्डिनेट गारंटी है क्या होगा? 0 होगा। क्लियर एवरीवन? समझ में आया? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, अगर मान लो x एक्सिस की जगह y एक्सिस कट करती तो यहां पे कोऑर्डिनेट क्या हो जाते? 0, y। y के कोऑर्डिनेट हमें पता नहीं होते, y को हम y लेते, लेकिन y एक्सिस पे x के कोऑर्डिनेट 0 होते हैं, तो वो कोऑर्डिनेट क्या हो जाता? 0, y। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में x एक्सिस है, इसलिए कोऑर्डिनेट हमने क्या लिए? x, 0। क्लियर? समझ में आया इतना? ठीक है, अब आपको रेशियो निकालनी है, तो बहुत ही सिंपल सी चीज है, बच्चा भी, कोई भी बच्चा निकाल देगा मतलब। तो रेशियो के लिए क्या लेट करते हैं, सबको मैंने बताया था m:1। ठीक है, m:1 लेट करेंगे। ठीक है, एक काम करता हूं, मैं ये कोऑर्डिनेट नीचे लिख लेता हूं, रेशियो में ऊपर लिख लेता हूं। ठीक है, ताकि आपको बेटर तरीके से समझ में आए। तो ये कोऑर्डिनेट क्या है मेरा? x, 0 है। क्लियर? अब रेशियो निकाल दो यार, कोई भी बच्चा निकाल देगा, बहुत ही बेसिक चीज है। अगर तुम्हें रेशियो निकालनी भी नहीं आएगी ना तो यार मतलब बुरा मत मानना, लेकिन ये ना क्वेश्चन बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तुम्हें हर हाल में आना चाहिए। ठीक है, तो देखो कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे y कोऑर्डिनेट हमें पता है, ठीक है, x कोऑर्डिनेट मेरे को नहीं पता तो रेशियो नहीं निकाल सकता, लेकिन y कोऑर्डिनेट मेरे को पता है, तो y कोऑर्डिनेट का यूज करके मैं m की यानी कि रेशियो की वैल्यू निकालूंगा। ठीक है, तो 0 = 1 आपका -3 से मल्टीप्लाई होगा, और m 4m हो जाएगा, नहीं 4m नहीं,
y से मल्टीप्लाई होगा ना तो 5m हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं, मैं भी गलती कर रहा था, तो इस बात का ध्यान जरूर रखना, ओके। डिवाइडेड बाय m+1। अब देखो इधर 0 है तो ये मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -5m इज इक्वल टू -3, माइनस माइनस कट गया, m की वैल्यू आ गई 3/5। अब देखो m आपका रेशो में आ गया, ठीक है। मैंने आपको एक पहले वाले क्वेश्चन में भी बताया था कि अगर आपका m रेशो में आ जाए तो जो रेशो m की आई है ना वही आपके लाइन सेगमेंट की रेशो होगी, ठीक है। तो ये जो लाइन सेगमेंट है ये आपकी किस रेशो में डिवाइड हो रही है, m की वैल्यू क्या आई है 3/5, तो ये जो लाइन सेगमेंट है इसको x एक्सिस 3:5 की रेशो में डिवाइड करता है। क्लियर, समझ में आया। m की वैल्यू 3/5 है तो रेशो क्या हो जाएगी 3:5। क्लियर, तो रेशो हमने निकाल दी। अब क्या करेंगे, रेशो आपको पता है। अब इस क्वेश्चन में दूसरी चीज क्या निकालनी है आपको, देखो ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, तो आपको इस एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो वाई कोऑर्डिनेट हमें पता है 0 है, एक्स की वैल्यू हमें निकालनी है। कैसे निकालेंगे, रेशो आपके पास है, सिंपल है, एक्स इज इक्वल टू 12, मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूं, ठीक है, +5 डिवाइडेड बाय 8, तो ये हो जाएगा आपका 17/8, 17/8। क्लियर एवरीवन। तो ये जो कोऑर्डिनेट है, ये जो हमारा बीच वाला कोऑर्डिनेट है जहां पे ये एक्स एक्सिस इस लाइन सेगमेंट को कट कर रही है, इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 17/8, 0। क्लियर एवरीवन, समझ में आया। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन होगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, ये आपको हर हाल में आना चाहिए, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इस क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस एंड दिस इन 3 इक्वल पार्ट्स। ओके, काफी बढ़िया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को मैं ना एवरेज लेवल का बोलूंगा। अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आता ना तो प्लीज इस क्वेश्चन को ना इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा चांसेस है कि ये पेपर में आपके आ सकता है। मैंने ना बहुत सारे पेपर में देखा है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको नहीं आता तो इस क्वेश्चन को ना इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके पेपर में आने के चांसेस हैं, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे, सबसे पहले क्या करेंगे, डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो एक लाइन सेगमेंट है, इस लाइन सेगमेंट के पॉइंट्स बता रखे हैं आपको। तो इधर लेफ्ट वाला जो पॉइंट है दैट इज 5,7, ठीक है, 5,7, ठीक है। और राइट वाला जो पॉइंट है दैट इज 8,10। क्लियर। अब देखो क्या बोला गया है कि ये जो लाइन सेगमेंट है ना, इस लाइन सेगमेंट को मैं 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता हूं। तो भाई मान लो ये जो लाइन है ये फॉर एग्जांपल आपकी 12 सेंटीमीटर की है, ठीक है। तो 4 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर के मैंने 3 इक्वल पार्ट्स कर दिए, ठीक है। यानी कि ये जो इतना डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है और ये जो डिस्टेंस है, ये तीनों डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। क्लियर एवरीवन। 3 इक्वल पार्ट्स का मतलब क्या होता है कि 3 ऐसे सेक्शन बना दिए। अब अगर मान लो यहाँ पे 3 की जगह 2 लिखा होता, इसका मतलब क्या है कि जो लाइन सेगमेंट है इसको आपने एक तरीके से बीच में से काट दिया, तभी तो 2 पार्ट बनेंगे ना, एक पार्ट ये एक पार्ट ये, है ना। लेकिन इस बार क्या हुआ, इसमें इस लाइन सेगमेंट को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। क्लियर एवरीवन। अब जब भी आपके कोई भी इक्वल पार्ट होता है ना, चाहे वो 2 पार्ट हो, चाहे 3 पार्ट हो, चाहे 10 पार्ट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब भी इक्वल पार्ट होंगे, अगर इक्वल वर्ड है, इसका मतलब जो रेशो होगी वो क्या होगी, दैट विल बी 1:1:1, ठीक है। अगर 2 पार्ट करोगे तो रेशो क्या बनती है, 1:1। अगर 4 पार्ट करोगे तो भी रेशो 1:1:1 बनेगी। 4 बार 1 हो जाएगा, लेकिन रहेगा 1, ये जरूरी है। क्लियर एवरीवन। तो 3 इक्वल पार्ट हो रहे हैं तो 3 बार 1 आएगा, 1:1:1। क्लियर, इतना समझ में आया। अब देखो एक काम करते हैं, नामकरण कर देते हैं। तो ये पॉइंट मान लो P है और Q। क्लियर एवरीवन, इतना समझ में आया। अब देखो आपको निकालना क्या है, आपको P और Q के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो दोनों के एक साथ तो निकाल नहीं सकते, तो एक काम करते हैं, पहले P पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालते हैं। तो कैसे निकालेंगे, अब है ना यहाँ पे इस क्वेश्चन को करने के ना मल्टीपल तरीके हैं। तो मैं आपको ना जो सबसे इजी वाला तरीका है वो बताता हूं। देखो सबसे पहले P पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, इसको ऑब्वियस सी बात है, पहले क्या लेट करेंगे, इसको लेट कर लेते हैं x, y, ठीक है, x, y। रेशो आपको पता है। अब है ना बच्चों को समझ नहीं आएगा कि रेशो लेनी क्या है। देखो ये भूल जाओ कि यहाँ पे Q कोऑर्डिनेट है, ऐसे सोचो कि एक लाइन सेगमेंट है,
यहाँ पे 5,7 है, ठीक है, यहाँ पे लेफ्ट साइड में क्या है 5,7 है, ठीक है, और राइट साइड में क्या है 8,10 है, ठीक है, और बीच में यहाँ पे p कोऑर्डिनेट है, ठीक है, जिसको मैंने x, y मान लिया। क्लियर। अब रेशो क्या लोगे, ऑब्वियस सी बात है, यहां से यहां तक ये क्या है 1 है। अब यहां से यहां तक की रेशो क्या लोगे, देखो यहां पे 2 बार 1 है, तो यहां की रेशो आएगी आपकी 2। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। देखो p पॉइंट यहां पे है, यहां की 1 है क्योंकि यहां पे 1 है, ठीक है, लेकिन यहां पे 2 बार 1 है, तो 1 + 1 रेशो ऐड हो जाएगी, यहां पे आएगा 2। तो यानी कि ये जो p पॉइंट है ये इस लाइन सेगमेंट को 1:2 में डिवाइड कर रहा है। तो जब कभी भी आपको ऐसे दिया जाए ना, तो आप क्या करोगे, रेशो ऐड कर दोगे। क्लियर एवरीवन। अब अगर मान लो मैं ये इरेज कर दूं, ठीक है, तो अब p पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालना बहुत इजी है, राइट। रेशो आपके पास है, आपको इधर वाले कोऑर्डिनेट भी पता है, उधर वाले कोऑर्डिनेट भी पता है, आपको एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है, बहुत ही सिंपल है, राइट। तो आपको ऊपर वाला भूल जाना है, नीचे वाला के हिसाब से आपको सोल्व करना है, ठीक है। सोल्व करते हैं, तो पहले एक्स कोऑर्डिनेट निकालते हैं। तो x = ये 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 8 + 10 18 बाय में 3, ठीक है, तो 6 पे जाएगा, तो ये आ गया 6। क्लियर। यानी कि ये जो x कोऑर्डिनेट है ये आपका क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्लियर एवरीवन। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट भी आप निकाल लोगे, तो y कोऑर्डिनेट निकालता हूं = तो 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 10 + 14 बाय में 3, तो ये अगर 24 ये जाएगा आपका 8 पे। क्लियर। तो ये जो y कोऑर्डिनेट है ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 8। क्लियर एवरीवन, समझ में आया। तो यहां पे देखो हमने ऊपर वाले को भूल जाना है। देखो ऊपर वाले में ये जो q कोऑर्डिनेट है ना, इसको भूल जाओ कि ये है ही नहीं, ठीक है। पहले p कोऑर्डिनेट निकालो, तो q वाला मैं भूल गया, और यहां पे यहां से लेके यहां तक टोटल रेशो कितनी होगी, जितने भी पार्ट्स हैं उन सभी की रेशो को ऐड कर दो, तो 1 + 1 2 हो जाएगा। इधर कोई पार्ट है, कोई पार्ट नहीं है, तो इधर की रेशो 1 ही ली जाएगी। क्लियर एवरीवन। इस तरीके से आपको सोचना है, ठीक है। चलो, तो यहां पे आपको p के कोऑर्डिनेट्स पता चल गए, 6,8 है, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो मैं फिर से बता देता हूं। देखो जैसे p के कोऑर्डिनेट आपको निकालने हैं, तो इधर वाला 1 लेना पड़ेगा, और इधर वाले p के राइट साइड वाले जितने भी रेशो हैं वो ऐड हो जाएंगे। p के कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं ना, तो p के लेफ्ट वाले जितने भी हैं वो सारे ऐड हो जाएंगे। तो p के लेफ्ट में एक ही है, तो वो ऐड किससे होगा, किसी से ऐड नहीं होगा, तो एक ही है, तो एक ही बार लेंगे। लेकिन p के राइट में 2 रेशो हैं, तो p के राइट में जितनी भी रेशो होगी उनको ऐड कर दो, 1 + 1 2 हो जाएगा, ठीक है। तो p के लेफ्ट में 1, p के राइट में 2। क्लियर। इस तरीके से आपको रेशो लेनी है। क्लियर एवरीवन, समझ में आया, ठीक है। अब q कोऑर्डिनेट निकालेंगे, तो q को कैसे निकालेंगे, देखो मैं इसी लाइन सेगमेंट में आपको समझाता हूं। यहां से ये लाइन सेगमेंट है, ठीक है। एक काम करता हूं, दोबारा ड्रॉ करता हूं, ठीक है। यहां से लेके यहां तक आपकी लाइन सेगमेंट है, यहां पे आपका 5,7 है, और यहां पे राइट में आपका 8,10 है। क्लियर। इतना तो बेसिक है। अब हम निकालेंगे q के कोऑर्डिनेट, तो हम p को भूल जाएंगे, ठीक है। q कोऑर्डिनेट कहां पे है, यहां पे है। क्लियर। इसको लेट कर लेते हैं xy हमने लेट कर लिया। अब देखो q के लेफ्ट में जितने भी रेशो हैं उनको ऐड कर दो, 1 + 1 2 हो जाएगा, सिंपल। तो इधर इस बार 2 हो गया, और q के राइट में कितनी रेशो, एक ही रेशो, तो इधर 1 हो जाएगा। क्लियर एवरीवन। अब निकाल लोगे ना, बहुत ही इजीली निकाल दोगे। तो अब है ना, इसको मैं सोल्व नहीं करूंगा, इसका आंसर है तुम कमेंट्स में मेरे को बताओगे, ठीक है, कि भाई q के कोऑर्डिनेट कितने आए। क्लियर। जो ट्रिक इस क्वेश्चन में था ना, वो ये है कि भाई जिस भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको निकालने हैं उसके लेफ्ट वाली रेशो ऐड हो जाएगी और उसके राइट वाली रेशो ऐड हो जाएगी। क्योंकि लेफ्ट में रेशो है 1 और 1, 2 बार 1 है, तो ये ऐड हो जाएगा, यहाँ पे 2 आ गया। क्योंकि राइट में एक ही रेशो है सिंगल, तो वो सिंगल की सिंगल आ जाएगी। क्लियर। समझ में आया। तो क्योंकि जो भी कोऑर्डिनेट आएंगे ना, वो मेरे को जल्दी से पहले कमेंट करके बताओ, ताकि मेरे को पता चले कि भाई आपको कंसेप्ट, ये जो क्वेश्चन है, समझ में आया है कि नहीं आया। क्लियर एवरीवन। और अगर तुम्हें ये क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है ना, तो भी मेरे को कमेंट में बताना, ताकि यार मेरे को पता चले ऐसा वो कौन सा क्वेश्चन है जिसमें ज्यादातर बच्चे अटक रहे हैं। ऐसे रोबोट बन के सिर्फ देखो मत, सोल्व भी करो,
ठीक है, चाहे तुम्हें क्वेश्चन आता हो चाहे तुम्हें क्वेश्चन ना आता हो, दोनों टाइप के बच्चे क्या करेंगे कमेंट्स में मेरे को जरूर बताएंगे कि भाई क्वेश्चन नंबर 8 मेरे को आता है, क्वेश्चन नंबर 8 मेरे को नहीं आता। जब तक आप मेरे को बताओगे नहीं मेरे को पता कैसे चलेगा यार, मैं अंतर्यामी तो हूं नहीं कि भाई इधर बैठे बैठे आपको मैं पता कर लूंगा कि आपको आता कि नहीं आता, है ना। तो आप मेरे को कमेंट्स में बताओ कि भाई क्वेश्चन नंबर 8 आपको आता है या नहीं आता, ठीक है। अगर नहीं आता तो भी आपको बताना, और आपको ना ऐसे हेजिटेट ऐसे नर्वस नहीं होना कि यार बाकी बच्चों को तो 8th क्वेश्चन आता है मेरे को नहीं आता। अभी नहीं आता ना, लेकिन मैंने देखो तुम्हें सॉल्यूशन समझा दिया, मान के चलो ये क्वेश्चन तुम्हारा पेपर में आ जाता और उस टाइम तुम्हें क्वेश्चन नहीं आता, तो उससे बेटर तो ये है ना कि भाई अभी नहीं आ रहा, अभी एटलीस्ट मैंने तुम्हें समझा तो दिया कि भाई इस क्वेश्चन को करना कैसे है, राइट। तो ये कितनी अच्छी चीज है। तो आपको ऐसे डरना नहीं है कि यार मेरे को कुछ नहीं आता, मैं बाकी बच्चों से पीछे हूं। अभी पीछे हो ना, हमेशा पीछे थोड़ी ना रहोगे। अगर आज इस लेवल पे हो तो मेहनत करके इंसान यहां तक जा सकता है, समझ रहे हो। एटलीस्ट यार मेरे को देखो, मतलब 101 बुखार है मेरे को, स्टिल मैं अपना 100% दे रहा हूं। आपको कहीं भी कमी लगी इस क्वेश्चन को समझाने में, मैं हर चीज आपको बारीकी से समझा रहा हूं। और तुम लोग हो कि यार थोड़ी सी कोई भी चीज होती है डिमोटिवेट हो जाते हो। यार मैं 101 बुखार में मतलब बोल रहा हूं, मेरे को क्या जरूरत है, रात के 9:30 बजे मैं भी आराम से रेस्ट करके कोई मूवी देख सकता था ना। स्टिल मैं रात को जग के 8:30 9:30 बजे मैं जग के एट दिस फीवर मैं वीडियो बना रहा हूं, समझ रहे हो। तो मेरे को भी मोटिवेशन है ना, मेरे अंदर भी जुनून है ना कि यार मेरे को तुम सबकी हेल्प करनी है। तो तुम डिमोटिवेट मत हो कि यार मेरे को क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है। आज नहीं आता आगे तो आ जाएगा ना, राइट। अगर एग्जाम में आ जाता तो बैंड बज जाती है ना। तो थैंक यू बोलो मेरे को पहले तो जल्दी से कमेंट्स में। क्लियर, समझ में आया क्वेश्चन। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इस क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया है। और हाँ, एक चीज और मैं पिछले क्वेश्चन में आपको बता देता हूं, ठीक है, आपकी हेल्प हो जाएगी। मान के चलो ये लाइन सेगमेंट आपकी और आगे होती, ठीक है, यहां तक ना होके ये लाइन सेगमेंट मान लो आपकी यहां तक होती, ठीक है। और ये लाइन सेगमेंट इसके कोऑर्डिनेट मान लो यहां पे होते, फॉर एग्जांपल 8,10, ठीक है। यानी कि इस लाइन सेगमेंट के अगर मान के चलो टोटल कितने पार्ट होते, 4 पार्ट होते, ठीक है। इस लाइन सेगमेंट के 4 इक्वल पार्ट हो गए, ठीक है। अब यहां पे मान लो आपका कोऑर्डिनेट r है, PQR 3 ऐसे कोऑर्डिनेट है जिसने इस पूरी लाइन सेगमेंट को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब मेरे को ये बताओ, इस केस में P के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए आप क्या रेशियो लोगे, जल्दी बताओ। ऑब्वियसली बात है, मैंने आपको क्या ट्रिक समझाया है कि भाई P के लेफ्ट वाले जितने भी रेशियो हैं उनको ऐड कर दो, P के राइट वाले जितने भी रेशियो हैं उनको ऐड कर दो। तो इस केस में 1 + 1 + 1 यानी कि टोटल 3 हो जाएगा, ठीक है। QR कोऑर्डिनेट को भूल जाओ, P के कोऑर्डिनेट इस तरीके से निकालोगे कि भाई लेफ्ट वाला रेशियो 1 है, राइट वाला रेशियो 3 है। क्लियर, ये चीज समझ में आई। अब मान के चलो P के कोऑर्डिनेट तो हमें पता चल गया भैया कि 1:3 लेना है, ठीक है। अब मेरे को ये बताओ, जो बीच वाला कोऑर्डिनेट है दैट इज Q, Q के लिए हम क्या लेंगे, Q के लिए हम लेंगे लेफ्ट में 1 और 1 2 बार है तो कितना आ जाएगा, लेफ्ट वाला रेशियो क्या लोगे, 2 लोगे, राइट वाला क्या लोगे, 2 लोगे। क्लियर, समझ में आया। तो लेफ्ट वाला रेशियो 2, राइट वाला रेशियो 2, ठीक है। और सिमिलरली R के लिए क्या करोगे, अगर मान लो यहां पे पॉइंट R है, ठीक है, तो R के लिए क्या करोगे, लेफ्ट वाला रेशियो क्या हो जाएगा, इस बार लेफ्ट वाला रेशियो आपका 3 हो जाएगा, राइट वाला रेशियो 1 हो जाएगा। क्लियर एवरीवन। तो हमेशा एक बात याद रखना, चाहे लाइन सेगमेंट आपका कितने भी पार्ट्स में डिवाइड हो जाए, हमेशा जिस भी पॉइंट का आपको कोऑर्डिनेट निकालना है, फॉर एग्जांपल R का कोऑर्डिनेट निकालना है, तो R के लेफ्ट में जितने भी रेशियो है उनको ऐड कर दो, R के राइट वाले जितने भी रेशियो है उनको ऐड कर दो, दैट्स इट। क्लियर, समझ में आया, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो इस क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया है, फाइंड द एरिया ऑफ ए रोम्बस इफ इट्स वर्टिसेस आर दिस 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 एंड दिस, ओके, टेकन इन ऑर्डर। ओके, यहां पे देखो जो ऑर्डर वर्ड है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत सारे बच्चे ना इस ऑर्डर वर्ड को मिस कर देते हैं। इस ऑर्डर वर्ड की क्या वैल्यू है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। देखो इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, आपको रोम्बस का एरिया निकालना है। एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला क्या होता है, बहुत सारे बच्चों को तो यही नहीं पता होता, हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2, ठीक है। जो रोम्बस की शेप होती है ना, जो मैं अभी ड्रॉ करूंगा, उसके 2 डायगोनल होते हैं, दोनों डायगोनल को मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, आपका क्या आ जाएगा, रोम्बस का एरिया आ जाएगा, ठीक है। क्लियर, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला, आपको रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला, ये सब पता होनी चाहिए, क्योंकि मान लो इस क्वेश्चन में फॉर एग्जांपल आपसे रोम्बस का एरिया पूछा है। मान लो अगर ये स्क्वायर होता तो स्क्वायर का एरिया कैसे निकालते हैं, रेक्टेंगल होता, ट्रायंगल होता है, तो ये सारे एरिया आपको पता होने चाहिए, ठीक है। फॉर्मूले बेसिक चीजें, ये बहुत बेसिक चीजें आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो मैं एक रोम्बस ड्रॉ करता हूं।
तो रोम्बस क्या होता है? रोम्बस है ना एक स्क्वायर जैसा होता है, लेकिन बस इसको क्या है कि थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया, ठीक है। स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर के सारे एंगल है ना 90 डिग्री होते हैं, लेकिन रोम्बस में ये जो एंगल होते हैं ना ये 90 डिग्री नहीं होते, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। लेकिन रोम्बस की सारी साइड सेम होती है, ठीक है। क्लियर एवरीवन? अब देखो यहाँ पे आपको रोम्बस के चारों पॉइंट दे रखे हैं, तो एक काम कर लेते हैं, नामकरण कर देते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी, ये पॉइंट डी। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे देखो जो ऑर्डर वर्ड मैंने बोला था ना इंपॉर्टेंट, इसका मतलब क्या होता है कि भाई एक सीक्वेंस में लेने हैं, ठीक है। ये अगर सी पॉइंट आप यहाँ पे लिख दोगे ना और डी यहाँ पे लिख दोगे, गलत हो जाएगा, ठीक है। ये चीज बहुत गलत हो जाएगी, ऑर्डर में लिखा हुआ है, इसका मतलब ए बी, बी के बाद ऐसे सीक्वेंस में चल रहा है, ठीक है, एक सीक्वेंस में चल रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे सी आएगा, यहाँ पे आपका डी आएगा। क्लियर एवरीवन? ऑर्डर में, ठीक है, ए बी सी डी। अब ए पॉइंट क्या है? सबसे पहला पॉइंट आपका ए होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो पहला पॉइंट है 3,0, दूसरा पॉइंट है आपका 4,5, ठीक है, तीसरा पॉइंट है आपका -1,4 एंड चौथा पॉइंट यानी कि लास्ट पॉइंट है आपका -2,-1। क्लियर एवरीवन? अब देखो अगर आप ऑर्डर में नहीं लेते ना तो ये -1,4 इधर आ जाता और जो डी वाला पॉइंट यानी कि जो -2,-1 है ये इधर आ जाता, तो डायगोनल चेंज हो जाते हैं, डायगोनल की जो लेंथ है वो चेंज हो जाती है क्योंकि आपने कोऑर्डिनेट चेंज कर दिए, ठीक है। जो ऑर्डर वर्ड है बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपने ऑर्डर में नहीं लिए ना चीजें, तो आपका जो भी आंसर आए, चाहे आपने फॉर्मूला सही लगाया हो, चाहे आपने कैलकुलेशन सही की हो, सब कुछ सही है, लेकिन आंसर आपका गलत आ जाएगा और एग्जामिनर आपका नंबर काट लेगा। क्लियर एवरीवन? समझ में आया इतना? तो आपको ऑर्डर में लेना है। अब एरिया ऑफ रोम्बस का क्या फॉर्मूला बताया था मैंने? हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। तो पहले काम करते हैं, पहला डायगोनल निकालते हैं। तो पहला डायगोनल हमारा AC है, ठीक है। तो AC कैसे निकालेंगे जल्दी बताओ? सिंपल, A कोऑर्डिनेट आपको पता है, C कोऑर्डिनेट आपको पता है, सिंपल क्या लगा देंगे? डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाता हूं मैं यहाँ पे, तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर यानी कि 16, यहाँ पे 4 16 32, 32 को हम क्या लिख सकते हैं? तो इसको हम लिख सकते हैं 4√2, ठीक है, क्योंकि √32 आएगा तो √32 क्या होता है? 4√2 होता है। क्लियर एवरीवन? सिमिलरली हम BD निकालेंगे, BD, ठीक है, BD नहीं है ये, BD है, ओके। तो BD निकालेंगे तो ये आ जाएगा हमारा -6, ओके, 30, ओके, 72, ओके, तो ये हो जाएगा आपका 6√2। क्लियर एवरीवन? तो AC हमारा आ गया, BD हमारा आ गया, तो दोनों डायगोनल की जो लेंथ है वो आपके पास है। अब क्या लगाएंगे? फॉर्मूला लगा देंगे। एरिया ऑफ रोम्बस फॉर्मूला क्या होता है जल्दी बताओ? एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला मैंने बताया था, हाफ इंटू बेस, सॉरी ट्रायंगल का एरिया बता रहा हूं, हाफ इंटू डायगोनल 1 जो कि है 4√2 और डायगोनल 2 है 6√2, ठीक है। तो 2 से √2 कट गया तो 6 4 जा 24, ठीक है, 24। अब बहुत सारे बच्चे ना क्या करेंगे, आंसर है ना 24 लिख के आ जाएंगे, नहीं 24 एरिया ये, तो क्या लिखोगे? यूनिट आपको गिवन है? नहीं, यूनिट गिवन नहीं है कि भाई सेंटीमीटर है, मीटर है, ये आपको नहीं पता, तो आप क्या लिखोगे? यूनिट स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि जो भी यूनिट होती, सेंटीमीटर होती, मीटर होती, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सेंटीमीटर स्क्वायर होती या फिर मीटर स्क्वायर होती, लेकिन इस क्वेश्चन में आपको यूनिट गिवन नहीं है, तो आप क्या लिखोगे? यूनिट स्क्वायर, ठीक है। क्लियर एवरीवन? ये यूनिट स्क्वायर अगर नहीं लिख के आओगे तो आधा नंबर कट जाएगा, फिर आप पेपर में सोचोगे यार मेरा सब कुछ सही था, आंसर भी सही है, 24 आंसर है, मैंने भी 24 लिखा है, सब कुछ सही है, और मेरे नंबर कहाँ कट गए? यहाँ पे यूनिट स्क्वायर लिखने आप भूल जाते हो। क्लियर एवरीवन? समझ में आया क्वेश्चन? तो इस क्वेश्चन के अंदर दो ही ट्रिक है, एक तो आपको एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला पता होना चाहिए, और दूसरा लास्ट में आपको यूनिट स्क्वायर लिखना जरूरी है। क्लियर एवरीवन? ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में, बाकी कुछ भी नहीं है, ठीक है। समझ में आया क्वेश्चन? और तीसरी चीज इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको ना सारी चीजें ऑर्डर में लेनी है, ठीक है। अगर आप C कोऑर्डिनेट को इधर कर दोगे, D उधर कर दोगे ना, तो आपका जो आंसर है वो 24 नहीं आएगा, जो कि गलत हो जाएगा। क्लियर एवरीवन? तो समझ में आया क्वेश्चन? ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आज का ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है जो कि आपका होमवर्क वाला क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया है, इफ PQ R and S be 4 points in a plane show that PQRS is a rhombus but not a square। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा मैं क्या बोलूं इसको, अबव एवरेज लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। तो अगर आपको ये क्वेश्चन आता तो आप मतलब अबव एवरेज कैटेगरी में आते हो, ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ना इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया कि भाई आपको ना 4 पॉइंट दे रखे प्लेन के अंदर, और आपको ये बोला गया है ये प्रूव करो कि जो ये चारों पॉइंट है ये मिलके क्या बनाते हैं? रोम्बस बनाते हैं,
लेकिन स्क्वायर नहीं बनाते। तो आप कैसे प्रूव करोगे? मैं आपको ना वैसे हिंट दे देता हूं, हालांकि ये आपका होमवर्क वाला क्वेश्चन है, लेकिन मैं फिर भी आपको हिंट दे देता हूं। तो देखो, जो रोम्बस होता है ना और स्क्वायर होता है, इसमें क्या डिफरेंस होता है बताओ? मैंने आपको दो डिफरेंस बताए थे कि रोम्बस में एक तो ये वाले एंगल 90 डिग्री नहीं होते, स्क्वायर के अंदर ये वाले एंगल 90 डिग्री होते हैं। एक डिफरेंस ये बताया था। दूसरा डिफरेंस मैंने आपको क्या बताया था कि भाई रोम्बस के अंदर है ना, जो एक डायगोनल होगा ये छोटा होगा और दूसरा डायगोनल बड़ा होगा, लेकिन स्क्वायर में ऐसा नहीं होता। स्क्वायर में क्या होता है, दोनों डायगोनल सेम लेंथ के होते हैं। अगर एक डायगोनल आपका 5 सेंटीमीटर का है ना, तो दूसरा डायगोनल भी 5 सेंटीमीटर का होगा, लेकिन ऐसा रोम्बस में नहीं होता। देखो मैंने पिछले क्वेश्चन में भी आपको दिखाया, हमने दोनों डायगोनल निकाले, एक डायगोनल छोटा है दूसरा डायगोनल बड़ा है, राइट। रोम्बस में ऐसा नहीं होता, ठीक है। रोम्बस में एक डायगोनल छोटा होता है एक बड़ा होता है। तो अगर आपको ये प्रूव करना है कि भाई ये जो फिगर बनेगी ये फिगर आपकी रोम्बस है लेकिन स्क्वायर नहीं है, तो कैसे प्रूव करोगे? पहले तो देखो, रोम्बस में दो चीजें प्रूव करनी पड़ेगी कि भाई आपको ना चारों पॉइंट का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, यानी कि आपको क्या क्या निकालना पड़ेगा, आपको पी क्यू निकालना पड़ेगा, फिर क्यू आर निकालना पड़ेगा, फिर आर एस निकालना पड़ेगा, फिर आपको एस पी निकालना पड़ेगा। ये चारों साइड निकालनी पड़ेगी और ये चारों साइड ऑब्वियस सी बात है सेम आएगी, क्योंकि रोम्बस है। रोम्बस और स्क्वायर दोनों के अंदर क्या होता है, चारों साइड सेम होती है, ठीक है। तो चारों साइड सेम आने से ये तो पता चल गया कि भाई या तो ये रोम्बस होगा या स्क्वायर होगा, क्योंकि ना तो ये रेक्टेंगल हो सकता, क्योंकि रेक्टेंगल में क्या होता है, अपोजिट साइड सेम होती है, दो अपोजिट साइड सेम होती है। लेकिन स्क्वायर और रोम्बस अकेली ऐसी फिगर होती है जिसके अंदर चारों साइड सेम होती है। तो हमें ये तो पता चलेगा कि भाई चारों साइड सेम आ जाएगी, तो हमें ये तो पता चलेगा कि रोम्बस है या फिर स्क्वायर है। लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि रोम्बस है स्क्वायर नहीं है? तो उसके लिए आप क्या निकालोगे, उसके लिए आप डायगोनल निकालोगे। डायगोनल कौन कौन से, पी आर निकालोगे और क्यू एस निकालोगे। ये दो डायगोनल निकालोगे और ये जो दोनों डायगोनल आएंगे ना, अगर ये इक्वल आ जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है स्क्वायर हो जाएगा। और अगर ये दोनों डायगोनल आपके एक छोटा आ जाए एक बड़ा आ जाए, मतलब डिफरेंट डिफरेंट लेंथ के आ जाए, तो इसका मतलब ये रोम्बस है। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को करना है। वैसे तो यार मैंने सारा क्वेश्चन बता दिया, आपको हिंट बोला था मैंने आपको पूरा क्वेश्चन कैसे करना है वो मैंने बता दिया। तो ये आपका होमवर्क वाला क्वेश्चन है, ये सभी बच्चे इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। फर्क इससे नहीं पड़ता कि तुम्हें क्वेश्चन आता कि नहीं आता, फर्क इससे पड़ता है कि तुमने ये क्वेश्चन ट्राई किया कि नहीं किया। तो सभी बच्चों को एटलीस्ट ट्राई जरूर करना है। क्लियर एवरीवन? और मेरे को ना इस क्वेश्चन का जो आंसर है ना, वो भी आप सभी बच्चे क्या करेंगे, कमेंट्स में जरूर बताएंगे। ऑब्वियसली बात है ये चारों साइड तो सेम ही आएंगी, तो एक काम करना, सभी बच्चे क्या करेंगे, कमेंट्स के अंदर है ना इन चारों साइड में से काम करना, पी क्यू वाली जो साइड है ना उसकी वैल्यू, ठीक है, और जो डायगोनल है, जो पहला डायगोनल क्या है पी आर और दूसरा है क्यू एस, इन दोनों डायगोनल की जो वैल्यू है ना सभी बच्चे क्या करेंगे, कमेंट्स में बताएंगे। इन तीनों की वैल्यू सभी बच्चों को क्या करना है, कमेंट्स में बताना है, ताकि यार मेरे को पता चले भाई ऐसे कौन से बच्चे हैं जो इस क्वेश्चन को ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। और मैं आपको एक और चीज बता देता हूं यार, बहुत सारे कम बच्चे ऐसे होंगे जो मतलब इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे, ठीक है। लेकिन मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, जो बच्चे ट्राई करेंगे ना वो बाकी बच्चों से हमेशा आगे रहते हैं यार, ठीक है। टॉपर बच्चे में और एवरेज बच्चे में ना ज्यादा फर्क नहीं होता, पता है। जो एवरेज बच्चा होता है ना वो ये सोचता है, अरे ये तो मेरे को आता है, चलो कोई नहीं ये तो हो जाएगा, छोड़ दो, अरे ये वाला क्वेश्चन भी मेरे को आता है, इसको भी छोड़ दो। लेकिन टॉपर बच्चा पता क्या करता है, ये क्वेश्चन यार हो मतलब मेरे को आता है लेकिन फिर भी मैं करूंगा, ये फर्क होता है। तो आपको ना टॉपर बनना है, एवरेज नहीं बनना यार, ठीक है। चाहे क्वेश्चन आता हो, ये क्वेश्चन चाहे तुम्हें आता हो चाहे नहीं आता हो, तीनों ये जो वैल्यू है ना सभी बच्चे क्या करेंगे, कमेंट्स में मेरे को जरूर बताएंगे। क्लियर एवरीवन? और देखो यार आज थोड़ी सी मेरी तबीयत डाउन है, वो पता नहीं आपको फील हो गया कि नहीं। बाकी वीडियो में मेरी जो एनर्जी होती है ना वो हमेशा मतलब थोड़ी एक्स्ट्रा होती है, लेकिन आज मेरी जो एनर्जी है वो थोड़ी सी कम है। तो अभी भी मेरा हाथ, मेरा माथा थोड़ा गर्म है, ठीक है। तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करना, इतनी मेहनत कर रहा हूँ मैं आपके लिए, मतलब रात के 10 बजे। मैं चाहता तो मैं रेस्ट कर सकता था, लेकिन यार मेरे को पता है बहुत सारे बच्चों को मतलब मिड टर्म एग्जाम चल रहे हैं तुम्हारे, तो मेरे को पता है ये चैप्टर तुम्हारे पेपर में आने वाला है। तो स्टिल मैंने मतलब इतना वो करके मैं तुम्हारे लिए वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, मैं दवाई लेके वीडियो बना रहा हूँ लिटरली, पता नहीं तुम्हें, हाँ यार सच में बहुत मेहनत लगती है, ठीक है, समझो मेरी बात, ठीक है। तो प्लीज वीडियो को लाइक करना। और हाँ मैं आपको एक और चीज बता देता हूं, इस वीडियो के अंदर तो मैंने आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाले चैप्टर के मोस्ट गारंटीड क्वेश्चन बताए हैं, लेकिन अगर आपको बाकी चैप्टर के मोस्ट गारंटीड क्वेश्चन जाने ना तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। उनके अंदर है ना मैंने आपको मतलब चैप्टर वाइज अपने चैनल के ऊपर है ना बहुत सारे गारंटीड क्वेश्चन ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, तो प्लीज जाके उन वीडियोज को देखो। आज की वीडियो के अंदर मैंने आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाले चैप्टर के मोस्ट गारंटीड क्वेश्चन बताए हैं। और हाँ साथ में यार मेरे को ना कमेंट करके ये भी बताना कि भाई आपको ना नेक्स्ट वीडियो में कौन से चैप्टर
चैप्टर के मोस्ट गारंटीड क्वेश्चन चाहिए, ऑब्वियसली बात है, देखो अपलोड तो मैं सारे चैप्टर के करूंगा, लेकिन जिसकी ज्यादा डिमांड आएगी ना, पहले मैं उस चैप्टर के मोस्ट गारंटीड क्वेश्चन अपलोड कर दूंगा। तो प्लीज मेरे को कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ना नेक्स्ट वीडियो में कौन से चैप्टर के मोस्ट गारंटीड क्वेश्चन चाहिए। बाकी यार सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक करना, इस चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि इस चैनल पे मैं इस टाइप की जो वीडियोस है ना वो अपलोड करता रहता हूं। आज मेरी तबीयत खराब है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा तबीयत खराब रहेगी, तो एक दो वीडियो के बाद ठीक हो जाएगी तबीयत, ठीक है। तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, इस टाइप की वीडियो मैं बनाता रहता हूं, मेरे को मोटिवेशन मिले थोड़ा सा यार, मेरे लिए प्रे कर देना कि मेरी जो तबीयत है वो ठीक हो जाए। तो चलो गाइस, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।